चलिए सभी लोगों को नमस्ते और हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आज आपका 136 सेट नंबर 136 का डिस्कशन आपका स्टार्ट हो रहा है। आप सभी लोग लाइव आ जाइए और देखते हैं आज के जो क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को किस नियम के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करके आप लोग बताइए मेरे भाई। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्राप्त अगर करनी है तो इसके लिए हम लोग कॉर्क-स्क्रू रूल पढ़ते हैं या फिर मैक्सवेल रूल की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो इसको प्राप्त करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान रखना है मैक्सवेल रूल हम लोग पढ़ते हैं। कौन सा रूल? तो सीधा कहेंगे यहां पर मैक्सवेल रूल की हम बात करते हैं। और इसी मैक्सवेल रूल को हम लोग क्या कहते हैं? तो दाहिने हाथ का नियम भी कहते हैं। इसी को राइट हैंड रूल भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसी को आप क्या कहेंगे? तो राइट हैंड रूल कहते हैं। साथ ही साथ इसी को और क्या कहते हैं? तो कॉर्क स्क्रू रूल के नाम से भी जानते हैं। इसको आप क्या कहेंगे? तो कॉर्क स्क्रू रूल के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा कॉर्क स्क्रू रूल के नाम से भी जानते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। कॉर्क स्क्रू रूल भी हम लोग कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन दे रखा है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात कर रहा है तो आप इसी में से आंसर करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर दाएं हाथ के अंगूठे का नियम यहां दे रखा है। दाएं हाथ रूल, थंब रूल, राइट हैंड रूल की बात करता है। दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम का इस्तेमाल करेंगे, ये सही है आपका। राइट हैंड रूल मतलब दाहिने हाथ का अंगुष्ठ नियम की बात करते हैं, अंगूठे के नियम की बात करते हैं, तो यही आपका हो जाएगा। सीधा सा बात है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए। गलत आंसर दे रखा था इस क्वेश्चन का। और हम लोग अगर फ्लेमिंग की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि फ्लेमिंग नाम लिख करके आपको बोलेगा। और अगर फ्लेमिंग की बात करते हैं तो फ्लेमिंग का रूल अलग होता है, इसका दो रूल होता है। तो फ्लेमिंग में लिखेगा पूरा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलेगा या राइट हैंड रूल बोलेगा, ऐसे बोलता है। तो इसमें लेफ्ट हैंड रूल की बात करेगा। किसका? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहेगा। फ्लेमिंग का कौन सा रूल? तो कहेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल की बात करेगा। अगर सिंपल आपको राइट हैंड रूल अगर कह रहा है, सिंपल अगर राइट हैंड रूल कह रहा है, इसका मतलब है कि मैक्सवेल रूल की तरफ जाएंगे। और मैक्सवेल रूल किससे? मैक्सवेल रूल से क्या प्राप्त करते हैं? तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसको प्राप्त करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। जैसे मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त करने के लिए आप इस वायर में करंट का फ्लो हो रहा है, आप कहेंगे जिधर करंट हमारा जा रहा है उधर हमारा अंगूठा होगा। ये राइट हैंड हम लोग यूज करेंगे, बायां हाथ यूज नहीं करेंगे, राइट हैंड यूज करेंगे। जिधर हमारा करंट जा रहा है उधर ही अंगूठा होगा और ये चारों उंगली उस पर लंबवत होता है। और इसका मतलब है मेरे भाई कि अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो करंट अगर ऊपर जा रहा है तो ये चारों उंगली हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है और इस तरीके से हमारा रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। तो इसके चारों तरफ हमारा एक लूप बन जाता है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाता है। इस साइड देखेंगे तो अंदर की तरफ होगा और इस साइड जब देखेंगे तो आपको बाहर की तरफ होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड रूल, इसी को कहते हैं मैक्सवेल रूल, इसी को कहते हैं कॉर्क स्क्रू रूल के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर फ्लेमिंग की बात करेगा तो उसका भी लेफ्ट हैंड रूल होगा और उसका भी राइट हैंड रूल होता है। तो फ्लेमिंग पूरा लिखेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, पूरा लिखेगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ऐसे बोलता है। तो आपको लेफ्ट हैंड रूल की अगर बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग क्या करते हैं? तो आप लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। ये तीन उंगली आप लेते हैं, ये थंब होता है हमारा, यानी अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, तीन ही उंगली होता है और तीनों उंगली एक दूसरे पर लंबवत होता है, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे करके हम लोग दिखाते हैं। ये हमारा अंगूठा जो है फोर्स को दिखाता है, ये मध्यमा अंगूठा के बाद हमारा तर्जनी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, और ये तर्जनी जो हमारा है, अंगूठा मध्यमा तर्जनी, अंगूठा तर्जनी मध्यमा, मध्यमा जो हमारा ये करंट को बताता है। लेकिन याद रखना कि यहां पर फोर्स की बात करेंगे, फील्ड की बात करेंगे और करंट की बात करेंगे, ये तीनों एक दूसरे पर लंबवत होता है। तीनों एक दूसरे पर क्या होता है? कहेंगे तीनों एक दूसरे पर लंबवत होता है, इस बात को ध्यान रखना। तीनों एक दूसरे पर हमारा लंबवत होता है। और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर जो काम करता है, हमारे पंखा वगैरह में जो मोटर लगा हुआ है इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जबकि फ्लेमिंग के राइट हैंड, यहां पर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, यहां पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल बोलेगा फिर भी हम लोग राइट हैंड यूज करेंगे अब, लेकिन वही तीनों उंगली का यहां भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये तीनों उंगली को अगर दिखाते हैं तो ये जो हमारा यहां पर हमारा बल को बता रहा है, यहां पर मेरे भाई कंडक्टर के अंदर गति को बताता है, चालक
चालक को बताता है, गति को बताता है। और अगर इधर हमारा फील्ड को बताता है, ये हमारा फ्लक्स को बताता है। अगर इधर हमारा करंट को बताता है तो ये मेरे भाई हमारा इंड्यूस्ड करंट को बताता है, जिसको हम लोग यहां पर प्रेरित धारा के नाम से हम लोग जानते हैं, इंड्यूस्ड करंट को बताता है। तो जब भी प्रेरित धारा, प्रेरित ईएमएफ की बात करेगा तो कहेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, और जब भी आपको सिर्फ करंट बोलेगा तो आप कहेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अगर बल बोलेगा, बल की दिशा प्राप्त करनी है, फोर्स का डायरेक्शन प्राप्त करना है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अगर कहेगा कंडक्टर के अंदर गति की दिशा प्राप्त करनी है तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। कहेगा कि किसी भी, मान लेते हैं कि अगर आपको उस तरह से क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो प्रेरित अगर लग गया मतलब समझ लेना फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हम लोग टिक आउट करेंगे। और ये जो हमारा होता है इसके लिए हम लोग जनरेटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जो जनरेटर वगैरह हमारा होता है ना, वो जनरेटर वगैरह हमारा इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। लेकिन अगर आपसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर बोलेगा तो आप सीधा कहेंगे उसको प्राप्त करने के लिए तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, मैक्सवेल रूल का। इसी का नाम होता है राइट हैंड रूल, इसी का नाम होता है कॉर्केस्ट्रो रूल। आपको जहां भी दे रखा है उसके हिसाब से आप आंसर करेंगे। तो फ्लेमिंग की तो बात हो गई। अब देखो एम्पियर के तैरने का जो नियम होता है ये कैसा होता है, तो एम्पियर लॉ की अगर हम बात करते हैं, तैरने का नियम ये कहता है कि मान लेते हैं हमारा यहां पर क्या है, यहां पर हमारा क्या तो एक निडल बना हुआ है, और ये हमारा क्या तो उस निडल के ऊपर में एक यहां पर मैग्नेट रखा हुआ है, और मैग्नेट में एक तरफ नॉर्थ पोल होगा तो एक तरफ हमारा क्या होगा, कहेंगे साउथ पोल होगा। यहां अगर नॉर्थ पोल है, यहां साउथ पोल है। इसी में कह रहा है कि अगर मान लेते हैं इसके ऊपर से करंट अगर हमारा पास करेगा, अगर करंट पास करेगा तो जाहिर सी बात है करंट पास करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा इसके चारों तरफ, और उसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस क्या होगा, तो इसमें डिफ्लेक्शन हमारा आ जाएगा। क्योंकि ये भी मैग्नेट है, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड हमारा बनेगा, तो कहीं ना कहीं इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, और जब डिफ्लेक्शन आएगा तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या करेगा, हम कहेंगे करंट अगर इधर जा रहा है तो इसमें डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से हमारा आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारा है चुंबक वो कुछ इस तरीके से ऐसा हो जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर करंट जीरो होगा तब डिफ्लेक्शन जीरो हमारा होता है। तो एम्पियर के तैरने के नियम से हम लोग यही डिफ्लेक्शन को बता पाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। करंट के डिफ्लेक्शन को हम लोग बता पाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। सरल लोलक का गोलक एक खोखला गोला है और जो पूर्णतः पारे से भरा हुआ है। कह रहा है कि एक सरल लोलक लीजिए, और सरल लोलक का एक गोलक जो है वो खोखला गोला है, जो लेकिन वो पारे से भरा हुआ है, उसमें पारा मरकड़ी से आप भर दीजिए, मरकड़ी से भर दीजिए। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, तो हम लोग कहेंगे एक सिंपल पेंडुलम हमारा है, और इस सिंपल पेंडुलम को अगर देखेंगे तो यहां पर एक इसको पूरी तरीके से फिल कर दिया गया, किससे, तो पारा से। अगर पूरी तरीके से पारा से फिल करेंगे तो इसका जो हम कहेंगे सेंटर होगा, पूरा भरा हुआ है, इसका जो सेंटर होगा इसको हम लोग कहते हैं ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, या सेंटर ऑफ मास कह दीजिए। तो इसकी लंबाई, जो बॉब की लंबाई होती है फिक्स पोजीशन से लेकर के इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का लंबाई होता है, इस बात को ध्यान रखें, ये लंबाई होता है। तब इसका आवर्तकाल कितना होता है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर में हमारा एल अपॉन में जी होता है। लेकिन अगर इसी चीज के बारे में आपसे आगे कह रहा है कि हमको वही सिंपल पेंडुलम लेना है, लेकिन क्या करना है, तो उसमें से पारे को निकाल देना है। सिंपल पेंडुलम वही है, और कह रहा है कि यदि कंडीशन लगा दी, यदि 1/3 पारा को उसमें से निकाल देते हैं, तो 1/3 पारा को अगर इसमें से निकाल दिया जाए मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है पारा इसमें 2/3 बच जाएगा। तो 1/3 अगर निकालिएगा तो ऊपर खाली हो जाएगा, तो पारा इतना ही दूर में ये पारा रह गया। तो जब पारा इधर रह गया तो नीचे हमारा मास चला गया, क्योंकि ऊपर में तो मास है नहीं, इसमें सब जगह मास था, इसलिए सेंटर पर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। लेकिन यहां पर मास नीचे चला गया, और ये कंसेप्ट कहता है कि जिधर मास ज्यादा होता है उधर ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा शिफ्ट कर जाता है। तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा कहीं ना कहीं नीचे शिफ्ट कर जाएगा, अब बीच में नहीं रहेगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा नीचे शिफ्ट कर जाएगा। और हम लोगों को ध्यान रखना, जो लंबाई हमारा होता है वो फिक्स पोजीशन से लेकर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होता है, और इस लंबाई को एल डैश कह देते हैं। तो आप देख लीजिए, ये लंबाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फिक्स पोजीशन का है, यहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच से हमारा बीच से नीचे आ गया, तो ये लंबाई ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है मेरे भाई, हम लोग यहां डायरेक्ट कह सकते हैं, अगर इसकी लंबाई मान लेते हैं जो एल डैश हमारा वो ज्यादा होगा किससे, एल से, तो हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड हमारा होगा वो टी डैश वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, क्या, तो पहले के टाइम पीरियड से। क्योंकि हम लोगों के पता है कि टी जो हमारा वो समानुपाती होता है अंडर रूट एल का। अगर लंबाई ज्यादा तो हमारा आवर्तकाल भी ज्यादा होगा, तो लंबाई जिसका ज्यादा उसका आवर्तकाल ज्यादा, जिसकी लंबाई कम उसका आवर्तकाल कम होगा। तो बताइए मेरे भाई, इस सिचुएशन से ये सिचुएशन में अगर गया, इसका मतलब है इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में गया, इसका मतलब आवर्तकाल इसका क्या होगा, कहेंगे बढ़ जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या करेंगे, तो आवर्तकाल को कहेंगे यहां पर बढ़ जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि आपसे आवर्तकाल पूछा गया था, आपसे आवर्तकाल पूछा गया था, और आंसर क्या करेंगे इसका, बी करेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कि जब एक गतिशील इलेक्ट्रॉन दूसरे एक स्थिर इलेक्ट्रॉन के पास आता है, तब बताइए इसकी गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा क्या होगी, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, एक इलेक्ट्रॉन हमारा है
और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है, उस पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों पर नेगेटिव चार्ज होगा। कंडीशन ये है कि ये हमारा गतिशील है, ये कैसा कहेंगे, ये हमारा गतिशील है, और ये हमारा कैसा कहेंगे, ये हमारा यहां पर स्थिर रुका हुआ स्टेशनरी हमारा है। अब कह रहा है मेरे भाई कि ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहा है। जब एक दूसरे के पास आएगा तो हम आपसे जानना चाहते हैं, जब एक दूसरे के पास आएगा तो हम सभी लोग जानते हैं कि समान अगर कभी भी हमारा चार्ज होता है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अपोजिट चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जब अपोजिट चार्ज का आदमी होता है, जैसे कि आप लड़का लड़की को देख लीजिए, अगर अपोजिट नेचर का चार्ज है तो इसका मतलब वो इजिली अट्रैक्ट हो जाता है। वैसा ही आपको समझना है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल हमारा होता है, अगर अपोजिट नेचर का चार्ज पार्टिकल होगा तो आपको ध्यान रखना इजिली अट्रैक्ट हो जाएगा, आसानी से अट्रैक्ट हो जाएगा, उसके बीच की गति बढ़ जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर ये भी हमारा क्या है तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों पास नहीं आना चाहेगा। इसका मतलब है हम यहां पर कह सकते हैं कि इसके बीच का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हमारा कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। अगर एक प्लस होता एक माइनस होता तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता, दोनों तुरंत चिपक जाता। लेकिन मामला क्या है, एक हमारा नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे के पास नहीं आना चाहेगा। इसका मतलब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो कम हो जाएगा। अगर गतिज ऊर्जा कम होगा तो आप सीधा कह सकते हैं सर इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी की आप बात कर रहे हैं, तो गतिज ऊर्जा अगर घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा इंक्रीज कर जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहीं पर अगर मान लेते कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा होता और एक मान लेते कि हमारा यहां पर क्या होता, कहेंगे एक हमारा इलेक्ट्रॉन है तो एक हमारा यहां पर प्रोटॉन होता, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता, तो ऐसी परिस्थिति में मेरे भैया दोनों को अट्रैक्ट कर लेता, और जब अट्रैक्ट करता दोनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती, दोनों आसपास तुरंत चिपक जाता करके इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ती इसका पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या करता, तो डिक्रीज कर जाता। तो अपोजिट में ऐसा होता है और सेम में ऐसा होता है। तो यहां एक इलेक्ट्रॉन था और दूसरा भी हमारा इलेक्ट्रॉन था, यह भी नेगेटिव था और यह भी हमारा नेगेटिव है, और जब दोनों नेगेटिव होगा तो दोनों के बीच में जो दोनों का आने की जो हमारी गति होगी वो कम होगी, इसलिए इसकी गतिज ऊर्जा कम होती है। ये कम होगा तो ये ज्यादा, इसलिए ये अगर अपोजिट नेचर का तो जल्दी आ जाएगा, इसलिए इसका गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा। अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा। उसी के हिसाब से आपको आंसर करना है। तो आपको मेरे भाई सेम सेम में बोला गया नहीं, आप इसके हिसाब से आप आंसर करेंगे, इसके हिसाब से आप आंसर करेंगे। तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा हमारा कम हो जाएगा, और स्थितिज ऊर्जा हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारा यहां पर ज्यादा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये आपका डिक्रीज करेगा तो ये आपका क्या करेगा, कहेंगे इंक्रीज करेगा। आप कहेंगे सर डिक्रीज और इंक्रीज, यानी कहने का मतलब है कौन सा आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, तो सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। आपको मेरे भाई जो बात मैंने बताया है इसी को आप फोकस करिएगा। एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आज लाइव देख रहा हूं, नहीं तो 2K स्पीड में देखते थे धीरज कुमार जी। 2K स्पीड में देखिए कि 4K स्पीड में देखिए, देखना लेकिन जरूरी है। हे बॉयज, हे गाइस, कम ऑन कम ऑन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके बताइए जल्दी से। मुनाब सिंह बताइए, चंदन कुमार, रुपेश कुमार, राखी जी। क्वेश्चन है कि ताप की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा। हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं मेरे भाई, जब कभी भी हमारे सामने में पृष्ठ तनाव की बात होती है, और पृष्ठ तनाव बोले तो सरफेस टेंशन की हम बात कर रहे हैं, और जब कभी भी हमारे सामने में सरफेस टेंशन की बात आती है तो मैंने बोला है कि सरफेस टेंशन हमेशा कहां देखने को मिलता है, तो आपको पानी की सतह पर देखने को मिलता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। ये कहां पर, तो द्रव की सतह पर होता है, द्रव के अंदर नहीं होगा। यह द्रव की सतह पर पृष्ठ तनाव होता है, और पृष्ठ तनाव को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और फोर्स का यूनिट न्यूटन, लंबाई का यूनिट मीटर, न्यूटन पर मीटर इसका ऐसा यूनिट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना इस तरीके से। अब मामला क्या है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है। अगर मान लेते हैं कि तापमान को हम बढ़ाते हैं, अगर तापमान को अगर हम बढ़ाते हैं तो द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है वो हमारा घटता है, और तापमान को बढ़ाइए द्रव का पृष्ठ तनाव घटेगा। लेकिन मेरे भाई एक बात और ध्यान रखना, अगर हम इसको क्रिटिकल टेम्परेचर पर लेके चले जाते हैं, कहां पे, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, किस टेम्परेचर का, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर को बढ़ाते बढ़ाते अगर क्रांतिक तापमान कर देते हैं तो ऐसी प्रश्न में पृष्ठ तनाव की वैल्यू 0 भी हो जाती है। तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है और इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो बताइए तापमान बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव का मान घटेगा। तो ऐसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ताप की वृद्धि के साथ द्रव का पृष्ठ तनाव हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर हमारा सिंपली घटेगा। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा।
ऑप्शन बी जो है हमारा क्या होगा, कहेंगे राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आप लोग सभी लोग फटाफट करके बताइए क्या सही क्या गलत है, इसके बारे में तो कई बार हम आपको बता चुके हैं। हम्म, कोई भी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ये कहां जा रहे हैं जी, बैठिए जी, चलेंगे साथ है। हीरा ग्रेफाइट की तुलना में क्या होता है, कहेंगे ग्रेफाइट की तुलना में हीरा कठोर होता है। हीरा जो है मेरे भाई ग्रेफाइट की तुलना में कैसा होता है, कठोर होता है। अब हीरा की बात करते हैं, हीरा भी कार्बन का प्रूफ है, ग्रेफाइट भी कार्बन का प्रूफ है। वो भी कार्बन भी हमारा ग्रेफाइट भी कार्बन से बना हुआ है, हीरा भी कार्बन से बना हुआ है। ऐसा क्या है कि हमारा हीरा कठोर होता है और जो ग्रेफाइट होता है वो मुलायम होता है, आपको बताना है मेरे भाई। सही है गलत है, बताइए क्या क्या सही है क्या गलत है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, अगर हम हीरा की अगर बात करते हैं तो मेरे भाई ये क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। इसको कैसा सॉलिड कहते हैं, तो इसको हम लोग यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। बताइए बताएं कि नहीं आपको। और इसको क्रिस्टलीय कैथोड कहते हैं, इसको क्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं हीरा को, जिसको आप डायमंड कह रहे हैं। इंग्लिश में इसी को आप क्या कहते थे, डायमंड कहते हैं, और मैंने आपको कई बार बताया है। और जो हीरा हमारा होता है, इसका एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है। इसका एक कार्बन कितने कार्बन से, इसका एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। इसके एक कार्बन की अगर हम बात करते हैं, एक कार्बन इसका 4 कार्बन से हमारा जुड़ा हुआ रहता है। और इसके हाइब्रिडेशंस की अगर हम बात करेंगे, तो हाइब्रिडेशंस अगर लिखना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लिखना चाहते हैं तो हाइब्रिडेशंस लिखने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को लिखेंगे पहले, नंबर ऑफ जितने भी सिग्मा बॉन्ड होंगे उसको लिखेंगे। साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, इसमें लोन पेयर को जोड़ देते हैं। तो नंबर ऑफ लोन पेयर जो भी हमारा होगा उसको क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। तो बताइए मेरे भाई इसके पास कोई लोन पेयर नहीं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, चारों इंगेज हो गया। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, तो जितने सिंगल बॉन्ड उतने सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हमारा 4 है तो कहेंगे 4 को सिग्मा बॉन्ड हो गया। लोन पेयर अवेल की जीरो हमारा 0 है, ये हमारा 4 हो गया। अगर ये 4 होगा तो इसको हम लोग sp3 हाइब्रिडाइज कहते हैं। इसलिए डायमंड हमारा जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज होता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं इसका, तो ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये हमारा हार्डेस्ट मटेरियल होता है। ये कैसा होता है तो आपको ध्यान रखना है, ये हमारा बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ये हार्डेस्ट मटेरियल है, इस बात को ध्यान रखना। ये हार्डेस्ट होता है, ये बहुत ज्यादा कठोर होता है, इस बात को ध्यान रखना। हम डायमंड की बात करते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। लेकिन इसी जगह पर अगर हम लोग यहां पर देखते हैं किसके बारे में, अगर हम यहां पर ग्रेफाइट की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना ये जो हमारा ग्रेफाइट होता है ये भी कार्बन का प्रूफ है, ये भी कार्बन का ही बना हुआ होता है। लेकिन जो ये हमारा ग्रेफाइट होता है, ये हमारा अगर क्रिस्टलीय पदार्थ है तो ये हमारा अक्रिस्टलीय है। इसको हम लोग एमरफस सॉलिड के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग एमरफस सॉलिड कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। और एमरफस सॉलिड को अक्रिस्टलीय सॉलिड कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और ध्यान रखना मेरे भाई कि जो ग्रेफाइट होता है ये मुलायम होता है। ग्रेफाइट हमारा कैसा होता है, क्योंकि ये मुलायम होता है, इस बात को ध्यान रखना। जबकि ये हमारा हार्ड होता है, ये मुलायम होता है। ग्रेफाइट में देखेंगे तो एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर का हमारा होता है। जबकि इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर में हमारा होता है। ये कैसा स्ट्रक्चर का होगा, क्योंकि हमारा लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इस बात को ध्यान रखना। जब भी स्ट्रक्चर बनेगा तो लेयर बाय लेयर बनता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इसका बनेगा, ऐसे करके हमारा इसका स्ट्रक्चर बनता है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर को अगर देखना चाहेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। यानी इसमें एक कार्बन जो हमारा यहां जो कार्बन है, ये एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। इसके एक कार्बन कितने कार्बन से, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां। ये लाल वाला जो ये 3 वाला ये हमारा जो देख रखा है, इससे हमारा घिरा हुआ रहता है। इसका मतलब एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन तो चलो घिरा हुआ है, इसके पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बच जाता है। क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंसी होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 3 तो भाग ले लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाता है। इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन अगर है इसमें, तो विद्युत धारा का भी प्रवाह करेगा, साथ साथ उष्मा का भी प्रवाह करेगा। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम कहेंगे ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा, लेकिन ये उष्मा का प्रवाह करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई आपको ध्यान है, हीरा ग्रेफाइट की तुलना में कठोर होता है। बिल्कुल हीरा जो है ग्रेफाइट की तुलना में कठोर है, असर्शन हमारा सही है। अगला कहता है कि कारण की बात करते हैं, रिसर्सन रीजन की बात करते हैं। हीरे में प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन, हीरे में प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन से हमारा जुड़ा हुआ रहता है। हीरा की बात कर रहे थे, इसका एक कार्बन 4 कार्बन से हमारा क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, इस तरीके से। तो मेरे भाई ये तो सही है, लेकिन यहां कह रहा है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। हम कहेंगे sp2 नहीं होगा, हम कह रहे हैं कि कितना है, तो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये हमारा sp3 हमारा हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब ये हाइब्रिडेशन का गलत दे रखा है, ये sp3 हमारा होगा। तो मेरे भाई कथन तो सही है, रीजन गलत है। असर्शन सही है,
है, रीजन गलत है, एसर्थन सही है, रीजन गलत है, तो आंसर क्या करेंगे? आप कहेंगे सर कथन सही है लेकिन कारण गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे और बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात ध्यान रखना मेरे भाई, अगर हम इसका यहां पर अगर हाइब्रिडेशन लिखना चाहेंगे, इसका हाइब्रिडेशन हमारा कितना होगा? तो आप कहेंगे सर सिग्मा बॉन्ड, जहां जहां सिंगल बॉन्ड वहां वहां सिग्मा बॉन्ड, 3 को सिंगल बॉन्ड यानी कि 3 को सिग्मा बॉन्ड, इसका आप लिख रहे हैं यहां पे, तो कहेंगे यहां पर 3 को सिंगल बॉन्ड 3 को सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 को सिंगल बॉन्ड 3 को सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। लोन पेयर तो है नहीं, लोन पेयर होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था फ्री, यहां एक एक इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये 3 हो जाएगा, और 3 अगर हुआ तो इसको sp2 हाइब्रिडाइज्ड कहेंगे, क्योंकि 2p और एक s होगा, और 2p एक s मिलकर के 3 हो जाएगा, और ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो ग्रेफाइट sp2 है, जबकि हीरा हमारा sp3 हाइब्रिडाइज होता है, इस बात को ध्यान रखना। आंसर करेंगे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ये इस क्वेश्चन का आंसर करके आप लोग बताइए जल्दी से। मुरली सागर जी बताइए, अंकिता राज जी, प्रमोद पांडे, चंदन कुमार जी, प्रियंका भारती जी बताइए एक बार फटाफट करिए। कल्पना यादव जी बताइए, बहुत दिन के बाद सुगु जी नजर आ रही हैं। पूनम कुमारी बताइए इस क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है रासायनिक साम्यावस्था यानी कि आपको केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। तो जब कभी भी आपसे केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है तो आप ये बात समझ लीजिए मेरे भाई कि जो रेट कांस्टेंट हमारा होता है या रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड या रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा बैकवर्ड होता है, वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि हम नाइट्रोजन से क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन और अगर मान लेते हैं हाइड्रोजन को मिला देते हैं, तो इससे क्या बनता है? अमोनिया गैस बनता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने से अमोनिया बनता है। बैलेंस करिएगा तो शायद इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। और मेरे भाई ये जो रिएक्शन हमारा होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये कैसा रिएक्शन? तो रिवर्सिबल होता है। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा फॉरवर्ड में होगा, वही रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होगा? तो बैकवर्ड में होगा। जितना जल्दी हमारा ये बनेगा, उतना ही जल्दी हमारा ये भी बनेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, तभी हम कहेंगे हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा। तो आपसे पूछा गया है कि अगर मान लेते कोई रिएक्शन हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स जो हमारा होना चाहिए, आपस में कैसा होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए। यानी रेट ऑफ रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड का और रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बैकवर्ड का आपस में बराबर होता है। तो हम ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं कि हमारा कैसी अवस्था में इक्विलिब्रियम हमारा होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, ये हमारा इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई। अगला, यदि पृथ्वी अचानक अपनी वर्तमान त्रिज्या के आधे तक सिकुड़ जाए और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो दिन की अवधि क्या होगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मेरे भाई एक बात बताइए, अगर पृथ्वी अचानक अपनी वर्तमान त्रिज्या के आधी सिकुड़ जाए और इस तरह से गति कर, हम लोग जानते हैं कि ये हमारा सन है। सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता? कहीं यहां पृथ्वी चक्कर लगाती, ये अर्थ चक्कर लगाती है। और अगर पृथ्वी चक्कर लगाती है इस तरीके से, और हम लोग जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ अगर पृथ्वी चक्कर लगाती या कोई भी ग्रह या उपग्रह चक्कर लगाती, तो वो एक इलिप्टिकल पाथ में घूमती है। कैसे घूमती है? तो वो एक इलिप्टिकल पाथ में घूमती है, ये बात आपको पता होगा। तो इलिप्टिकल पाथ में ये घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मेरे भाई हमारे पृथ्वी का तो आवर्तकाल डिसाइडेड होता है। पृथ्वी का आवर्तकाल कितना होता है? तो आप लोग जानते होंगे मेरे भाई कि जो पृथ्वी का आवर्तकाल होता है वो 24 घंटे का होता है। किसको नहीं पता है पृथ्वी का आवर्तकाल कितने देर का होता है? तो कहेंगे पृथ्वी कितने देर में एक बार पूरा घूम जाती है। तो पृथ्वी का आवर्तकाल की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना, पृथ्वी का जो आवर्तकाल होता है ये 24 आवर्स का होता है। 24 घंटे में पृथ्वी अपना 360 डिग्री पूरा कर लेती है। 360 डिग्री अपने एक्सिस पर वो घूम जाती है पृथ्वी की कहानी। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये पृथ्वी का आवर्तकाल तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई भी चीज घूर्णन गति हमारा कर रहा है, एक बात याद कीजिए मेरे भाई, कैपलर्स का लॉ याद कीजिए। और कैपलर्स का जो दूसरा नियम है उसमें कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। और कैपलर ने बोला था कि कोई भी ग्रह या उपग्रह अगर गति करती है, कोई भी ग्रह या उपग्रह अगर गति करती है, दूसरे नियम की हम बात कर रहे हैं, और दूसरा नियम उनका कौन सा था? क्षेत्रीय नियम। उनका कहना था कि जो क्षेत्रीय नियम है उसमें कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। यह बात उन्होंने बोला था, याद कीजिए। अगर मेरे भाई यहां पर हम आपसे ये कहना, चलो तो एक पॉइंट ये होगा। दूसरा हम लोग को ये ध्यान रखना है, अगर हम कैपलर्स की बात करते हैं तो आपको याद करना पड़ेगा कि कैपलर का सेकंड लॉ को आप याद कीजिए। कैपलर सेकंड लॉ को आप क्या याद कीजिए। और कैपलर का जो द्वितीय नियम हमारा होता, पहला नहीं दूसरा नियम जो हमारा होता है, ये कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित होता है।
ये हमारा कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। और कोणीय संवेग संरक्षण का मतलब हो गया कि जो कोणीय संवेग होगा एल की अगर बात करते हैं तो एल का मतलब ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। कोणीय संवेग संरक्षण मतलब एल का वैल्यू हमारा क्या होता है, यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कोणीय संवेग संरक्षण का एक फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे, तो आई ओमेगा कहेंगे। और आई क्या है, तो मेरे पास पृथ्वी चक्कर लगा रही है, क्योंकि पृथ्वी की बात हो रही है और हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी हमारा कैसा होता है, कहेंगे स्फेरिकल होता है। पृथ्वी कैसा, तो स्फेरिकल होता है। और अगर पृथ्वी स्फेरिकल है तो बताइए स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं मेरे भाई कि एल यहां रहने देते हैं, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहां पर हम कहेंगे 2/5 mr² हमारा हो जाएगा। ये पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या आपको दे रखी है, और ये फिर आपका ओमेगा है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि जब केपलर ने यह बात बोला कि हमारा द्वितीय नियम क्या कहता है, कोणीय संवेग संरक्षण कहता है, यानी एल की वैल्यू कांस्टेंट होगी, क्या मेरे भाई ये टर्म हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म हमारा एल कांस्टेंट, यानी कि ये टर्म कांस्टेंट। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं, यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हम लोगों के पास एक रिलेशन यहां से निकल सकता है, उसी रिलेशन पर हम यहां पर पहुंच रहे हैं और आपको लेकर के वहीं पर पहुंच रहे हैं, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हम कहेंगे आर एक तो हमारा वेरिएबल आ रहा है, क्योंकि एम भी कांस्टेंट है, एम तो कांस्टेंट बोला है, आर वेरिएबल आ रहा है। और साथ साथ हम कह सकते हैं एक और रिलेशन आप समझिए कि हमारा t इक्वल टू क्या होता है, कहेंगे 2π/ω होता है, t इक्वल टू 2π/ω होता है। तो यहां से हम ओमेगा इक्वल टू क्या कह सकते हैं, तो 2π/t कह सकते हैं। तो मेरे भाई आप इसको भी पुट कर दीजिए, उसके बाद आप लिखिए, यहां पर आप एक काम कर सकते हैं, ओमेगा के जगह पर आप क्या करें, तो यहां पर 2π/t कर दीजिए, और इतना बराबर हमारा कांस्टेंट होगा। चूंकि कोणीय संवेग हमारा कांस्टेंट है, तो ये सब आपस में बराबर होकर के कांस्टेंट हो सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहां से हमको जिसकी जरूरत है उसको इक्वेट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें से हम इस चीज को यहां पर लिखते हैं कि ये 2/5 mr² जो है, इसमें से जो जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम काट देते हैं। ये कांस्टेंट है, काट दिए, m द्रव्यमान नहीं बदलेगा, कांस्टेंट काट दिए, 2π कांस्टेंट है, काट दिए। इसका मतलब t और r² को अगर देखिएगा तो आपको पता चल रहा होगा कि r² t बराबर हम कांस्टेंट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई, आपस में बराबर है तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से जो रिलेशन हम लोग को मिलेगा, क्या ऐसा रिलेशन मिल सकता है, t समानुपाती r² का हो जाएगा। t को यहां रख दीजिए, अब कांस्टेंट को इसमें घुसा दीजिए, समानुपाती आ जाएगा, और t समानुपाती r² हो जाएगा। तो फाइनली ये रिलेशन जो मिल गया, और इसी रिलेशन पर आपके क्वेश्चंस पूछे गए, फाइनली इसी रिलेशन पर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आप यहां से कह सकते हैं मेरे भाई कि अगर t2 अनुपात में अगर हम इसको t1 लिखते हैं तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर इसको r2 अनुपात में हम r1 लिखते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। हमको क्या चाहिए, तो बाद का आवर्तकाल चाहिए, नहीं t2 चाहिए। तो यहां पर r2 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, तो r1 कर लेंगे, इसका स्क्वायर करके हम लोग यहां पर क्या करेंगे, तो t1 से गुना कर देते हैं। अब आप बताइए मेरे भाई कि r2 r1 की बात कर रहा है, पहले इसका त्रिज्या कितना, तो कहेंगे r1 था, मान लेते हैं। अब कह रहा है कि उस त्रिज्या सिकुड़ करके आधा हो गया, मतलब कहने का मतलब r2 बाद का जो हमारा त्रिज्या होगा वो पहले का कितना, तो आधा हो जाएगा। तो r2 की जगह पे हम कितना रखेंगे, तो r1/2 यहां रख देते हैं, और नीचे हमारा r1 होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे और गुना में t1 कर देंगे। तो मेरे भाई आप देखेंगे r1 से r1 कट जाएगा, और 1/2 का स्क्वायर हमारा कितना, तो कहेंगे यहां पर t1/4 हमारा हो गया। तो फाइनली हम लोग को यह पता चल गया कि t2 जो हमारा होगा वो t1/4 अगर क्या आ गया, t2 जो हमारा t1/4 आ गया। एक बात बताइए मेरे भाई, पृथ्वी का आवर्तकाल कितनी देर का होता है, ये t क्या, तो आवर्तकाल है, तो आपको बाद का आवर्तकाल निकालना है, पहले इसका कुछ ना कुछ आवर्तकाल रहा होगा। और हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का अगर द्रव्यमान m है, पृथ्वी की त्रिज्या अगर r है, तो पृथ्वी का आवर्तकाल कितनी देर का होता है, तो 24 आवर्स का होता है। इसका मतलब पहले इसका ओरिजिनल आवर्तकाल 24 आवर्स का था, और ये 4 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 6 घंटे का बच जाएगा, यानी कि बाद का आवर्तकाल ये 6 घंटे का हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि एक यूनिक क्वेश्चन भी आपको पढ़ने के लिए मिला, एक यूनिक क्वेश्चन आपको सीखने को मिला, केपलर से ये क्वेश्चन आपको उठा करके दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या करना मेरे भाई, ये जो इक्वेशंस वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें बाय ऑप्शंस आप इसमें क्या करेंगे, चलेंगे बाय ऑप्शन चलेंगे, तो आपके आंसर्स तुरंत आ जाएंगे किसमें यहां पर क्या पुट करना है। इसके आंसर शायद गलत दे रखे थे, आपको बाय ऑप्शन चलना और समझना है कि कहां क्या पुट होगा। जल्दी से आप लोग आंसर करके बताइए। थैंक्स। मुरली जी करेंगे डायरेक्ट याद करना, डायरेक्ट याद नहीं करना हम। और जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को लाइक भी कीजिए। किसी को कोल्ड ड्रिंक्स पिलाना बताइए, कोल्ड ड्रिंक्स भी पिलाते हैं आपको। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे,
फास्ट, सब लोग सी आंसर कर रहे हैं, क्या बात है। ऑप्शन यहां पर पुट करके देखिए, बाय ऑप्शन आपको सॉल्व करना है। हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन तो बैलेंस होना चाहिए और ये बोल दिया कि एक केमिकल रिएक्शन है, इस जगह पर y जो है, इस y के जगह पर क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। हम यहां क्या रखेंगे कि ये पूरा बैलेंस हो जाएगा। मेरे भाई हम कह रहे हैं कि 2 गो आयरन यहां दिख रहा है इस साइड, तो यहां भी 2 गो आयरन दिख रहा है, चलो आयरन का मामला खत्म हो गया। कितने क्लोरीन है, 2 से गुना है तो 6 गो क्लोरीन हो गया। इधर कितने क्लोरीन है, तो आप कह रहे हैं सर यहां 2 से गुना है तो 2 अदुना 2 कितना 4 क्लोरीन हुआ, 2 से यहां भी गुना, इसका मतलब क्लोरीन का भी मामला खत्म हो गया, इसकी तो बात ही नहीं है, इसमें से कोई नहीं होगा हमारा। चलो ये तुम्हारा हो गया, ये मामला ठीक है। अब इसमें चलता है कितने हाइड्रोजन है, 4 को हाइड्रोजन है। इसमें कितने हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन यहां है, 2 हाइड्रोजन यहां, तो हाइड्रोजन का भी मामला खत्म हो गया। कितने ऑक्सीजन है, तो कहेंगे 2 ऑक्सीजन यहां पर है। इधर कितना ऑक्सीजन है, तो हमारा यहां 4 ऑक्सीजन अब मिल रहा है। अब यहां पर 2 ऑक्सीजन है और यहां पर 4 ऑक्सीजन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पर 2 गो ऑक्सीजन तो जरूर होगा। अब इधर मेरे भाई अगर देखेंगे तो हमारा, इधर देखेंगे तो एक सल्फर है, लेकिन इधर हमारा सल्फर नहीं है, इसका मतलब एक सल्फर हो जाएगा। बताओ इस Y के जगह पर हमारा क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। और आप बाय ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते थे, और ऐसे ही एग्जाम में करना होता है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आएंगे तो बाय ऑप्शंस आपको चेक करके आंसर्स बताना होगा, बाय ऑप्शंस बताना पड़ेगा। क्या बात है, आप लोग आंसर आसानी से कर रहे थे। अगला क्वेश्चन बताइए मेरे में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो क्लासेस है, ये आपको कितने बच्चे को ये लग रहा होगा कि सर कितना क्लास ले कितना क्लास ले, अरे भाई जब तक तुम्हारा सांस चलता है तब तक क्लास पर हो। और ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए और काफी इंटरेस्टेड चैप्टर को बना करके, खास करके हमारा कोशिश यही रहता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी सब क्वेश्चन उठा करके नहीं, वैसे क्वेश्चन को उठा करके आपको कराते हैं जहां पर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। आप पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी पढ़िएगा, नियुक्ति बैच भी पढ़िएगा, थ्योरी क्लासेस कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे लाइव डेली देख रहे हैं, देखिएगा आपका मार्क्स एक ना एक दिन इतना अच्छा आएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। ओवरऑल आपके जो मार्क्स बनेंगे बेहतर बनेंगे। इसलिए अगर किसी के पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं है तो जरूर करिएगा, और करने के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं कर लिए थे, उस दिन सर बोल रहे थे कर लिए थे तो आज बेनिफिट दिख रहा है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे पता नहीं नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन नेगेटिव हम कभी नहीं सोचते हैं, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत कीजिएगा हमारे साथ साथ तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। आप तैयारी कीजिए मस्त तरीके से। सर इतना डिस्कस करना जरूरी है जिससे मन बोर कर देता है, क्या कहना चाह रहे हैं जी? कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता हूं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता है तो आइए चाय पिलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। तो अगला कहता है कि सभी अयस्क जो है वो खनिज हैं। सभी अयस्क क्या है, तो कहेंगे खनिज है। सभी अयस्क क्या है, तो खनिज है, क्योंकि खनिज से ही अयस्क को प्राप्त करते हैं हम लोग, खनिज से ही अयस्क को प्राप्त करते हैं। इसलिए सही स्टेटमेंट है कि सभी अयस्क खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। स्टेटमेंट तो आप कई बार पढ़े होंगे, ये स्टेटमेंट हमारा राइट है। कह रहा कि ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि खनिज से धातु का निष्कर्षण आसानी से नहीं होता है। तो खनिज से धातु का निष्कर्षण हमेशा आर्थिक रूप से नहीं हो पाता है, सुगम नहीं हो पाता, आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये कारण भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। और रीजन ये कह रहा है कि आप जो है खनिज से हमेशा धातु का निष्कर्षण आप आसानी से नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ऐसा बोला जाता है। तो मेरे भाई इसका मतलब रीजन भी सही है, तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे भी रहा, तो हम कहेंगे आंसर ए के साथ जाएंगे। आगे चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के बारे में कौन सा कथन सही है बताना है, तो स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। दोनों में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, दोनों दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं, सभी यूक्रियोट्स कोशिका में पाए जाते हैं। बताइए इसमें से आंसर क्या करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, या फिर हम प्लास्टिड की बात करते हैं। आपको पता होगा प्लास्टिड की अगर बात करते हैं, जो प्लांट के हमारे होते हैं, प्लांट में प्लास्टिड होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया तो हमारा सब जगह होता है, ये केवल प्लांट में होता है। इन दोनों की अगर बात करते हैं, दोनों का अपना डीएनए होता है, दोनों का अपना डीएनए होता है, इस बात को ध्यान रखना। इन दोनों का अपना डीएनए होता है, ये बात याद रखना, इन दोनों का अपना डीएनए होता है। साथ ही साथ मेरे भाई दोनों का क्या तो कहेंगे, दोनों का अपना क्या होगा, दोनों का अपना राइबोसोम भी होता है, दोनों का अपना क्या होगा, कहीं ये राइबोसोम भी होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अब यहां पर बात आता है कि जो प्लास्टिड हमारा लवक होता है, जिसको हम लोग प्लास्टिड कहते हैं, ये जो हमारा लवक है, ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। 3 प्रकार के क्या होंगे, तो एक को हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट,
एक को हम लोग क्या कहते थे, क्लोरोप्लास्ट कह देंगे। एक को हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर क्रोमोप्लास्ट कह दीजिए। एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा क्या होगा हमारा, हम लोग कहेंगे एक तो हमारा हरित लवक हो गया, एक हमारा क्या होगा कि यहां पर लीकोप्लास्ट हमारा होता है। एक हमारा कैसा होगा कि यहां पर लीकोप्लास्ट की हम बात करते हैं। तो अगर मेरे भाई प्लास्टिड में अगर मान लेते हैं ये जो प्लास्टिड हमारा है, इसी में अगर हम लोग कह सकते हैं इसका अपना डीएनए होता है, इसमें अपना राइबोसोम होता है, इसका मतलब इसी का तो तीनों प्रकार है। अगर इसमें होता है इसका मतलब इन तीनों में हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आप यहां पर डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर दोनों में अपना डीएनए और राइबोसोम होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट हमारा प्लास्टिड का ही पार्ट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी को हम लोग प्लास्टिड के ही पार्ट, प्लास्टिड को ही तीन भाग में बांटते हैं, और उसी का एक पार्ट हमारा क्लोरोप्लास्ट भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अपना डीएनए अपना राइबोसोम होता है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अगर मेरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, न्यूक्लियस की बात करते हैं, या प्लास्टिड की बात करते हैं, इसमें डबल मेम्ब्रेन हमारा होता है, इसमें दोहरी झिल्ली होती है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। लेकिन लाइसोसोम की बात कर लीजिए, गोल्जी बॉडी की बात कर लीजिए, उसमें सिंगल मेम्ब्रेन होता है। मैंने आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्लासेस में बहुत बढ़िया से उसमें बताया हुआ है। राइबोसोम की अगर बात करें तो उसमें कोई झिल्ली नहीं होता, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछता है राइबोसोम के बारे में। अगला कहता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में, कहता है कि दोनों जो है सभी यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, और सभी जो लिख दिया इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मेरे भाई सभी यूकेरियोट्स के अंदर यहां पर बात कर रहा है, तो सभी यूकेरियोट्स की अगर हम बात करें तो वो कौन होता है, तो आपको पता होगा कि अगर हम यूकेरियोट्स की बात करते हैं, अगर हम यूकेरियोट्स की बात करते हैं तो आपको इसके अंदर कौन कौन आता है, तो इसके अंदर हमारा प्रोटिस्टा भी आता है, ध्यान रखेंगे, इसमें प्रोटिस्टा हमारा आता है। इसके अंदर और कौन आएगा, एनिमिलिया, जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं वो सब हमारे आते हैं। इसमें और कौन आएगा, तो इसमें हमारा प्लांट भी आता है, यानी कि प्लांटी आपको ध्यान रखना है। इसमें और कौन आएगा, तो कहेंगे हम लोग फंगी, जिसको हम लोग कवक कहते हैं, वो भी आएगा। तो मेरे भाई यूकेरियोट्स में हमारे ये सभी आते हैं, इस बात को ध्यान रखना। क्या इन सभी में क्लोरोप्लास्ट होगा, नहीं, क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट में होता है। क्या प्रोटिस्टा के अंदर अमीबा आता है, युग्लिना आता है, पेरेमीसियम आता है, क्या सब में क्लोरोप्लास्ट होगा, नहीं होगा। इसलिए सभी यूकेरियोट्स कोशिका में पाए जाते हैं ये दोनों, ये कहना बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट राइट गलत हो जाएगा आपका। ये स्टेटमेंट सही, ये स्टेटमेंट सही होगा, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा। आप कहेंगे सर पहला और दूसरा हमारा राइट है, और राइट को खोजना तो पहला दूसरा हमारा राइट होगा, तो केवल आंसर हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका किसी भी सूरत में राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अगला है मेरे भाई, फिर से आपको दे रखा है यहां पर कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन। कह रहा है कि रक्त की बात करते हैं, ब्लड की बात करते हैं, यह एक संयोजी उत्तक होता है। हम सभी लोग जानते हैं हमारा ब्लड जो होता है वो एक संयोजी उत्तक होता है, और संयोजी उत्तक होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, ये तो कई बार आपको बता चुके हैं, फिर भी आप जान लीजिए कि संयोजी उत्तक की अगर बात करेगा तो इसमें कौन कौन आता है, हमारा ब्लड आता है, हमारा क्या कहेंगे, हम कहेंगे हड्डी, जिसको बोन कहते हैं। याद रखना मेरे भाई हम लिम्फ की बात करते हैं, याद रखना हम लोग यहां पर एडिपोज टिश्यू की बात करते हैं, ये एडिपोज टिश्यू भी हमारा होता है। याद रखना मेरे भाई इस तरीके से हमारा कार्टिलेज भी होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये संयोजी उत्तक हमारा होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा राइट हो गया, कथन सही, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कहता है कि रक्त जो हमारा है, जो हमारा ब्लड है, शरीर के विभिन्न अंग को भागों को जोड़ता है, और हम लोग कनेक्टिव टिश्यू का ये हम लोग कहते हैं, एक अंग को दूसरे अंग से ये जोड़ने का काम करता है। एक अंग को क्या करता है, तो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है, एक अंग को दूसरे अंग से ये क्या करता है, कहेंगे एक अंग को दूसरे अंग से ये जोड़ता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, उसी को कनेक्टिव टिश्यू हम कहते हैं। तो ये शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ता है और शरीर के भीतर पदार्थ का परिवहन भी करता है। मेरे भाई असर्शन भी सही है, इसका रीजन भी सही है, और हमको लगता है कि इसका रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारा असर्शन का दे भी रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाइए और कहेंगे दोनों सही है, और कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चंस बताइए आप लोग, कितना नंबर क्वेश्चन हमारा था, 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे ए। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी लोग करके बताइए, जल्दी से देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। एक बार सभी लोग बताइए, मुरली जी इस क्वेश्चन का आंसर करके जल्दी से बताइएगा, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव अंतःस्रावी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, वो पूछ रहा है आपसे, आपसे गलत पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं मेरे भाई, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है।
अगर हम यहां पर बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं, तो एक बात तो आप जानते होंगे कि सर जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है ये डक्टलेस ग्लैंड होता है हमारा। ये कैसा होता है, कहेंगे ये डक्ट नहीं होता, ये डक्टलेस होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये डक्टलेस होता है, खून हमारा ऐसे ही फैल जाता है कहीं पर भी, इसमें कोई पाइप वगैरह नहीं होता, कोई वेन्स वगैरह नहीं होता, इस तरह से अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं। और ये डक्टलेस होता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि किसका सिक्रेशन करता, तो ये हार्मोन का सिक्रेशन करता, हम सभी लोग जानते हैं ये हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ये बात आपको ध्यान रखना। एक हमारा बाह्यस्रावी ग्रंथि की हम बात करते हैं, और जो बाह्यस्रावी ग्रंथि हमारा होता है ये डक्टेड ग्लैंड्स होता है, इसमें डक्ट होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये डक्टेड ग्लैंड्स हमारा होता है, ये डक्टलेस ग्लैंड हमारा होगा, जबकि ये हमारा डक्टेड ग्लैंड होता है। और बाह्यस्रावी जो हमारा होता है ये क्या करता है, एंजाइम का सिक्रेशन करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये एंजाइम का सिक्रेशन करता है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो एक आपको अंतःस्रावी ग्रंथि, एक आपको बाह्यस्रावी ग्रंथि, अगर इतना पता होगा तो इसके हिसाब से आप आंसर कर पाएंगे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। कहता है कि हार्मोन जो है वो सीधे रक्त प्रवाह में हमारा स्रावित हो जाता है। मेरे पास जाहिर सी बात है, हार्मोन का सिक्रेशन किससे होता है, तो आप कहेंगे सर हार्मोन का सिक्रेशन अंतःस्रावी करता है, और वो कैसा होगा, डक्टलेस होता है। जब डक्टलेस होगा तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट खून में मिल जाएगा वो, क्योंकि उसके अंदर पाइप नहीं होगा कि हार्मोन अलग चलेगा खून अलग चलेगा, क्योंकि डक्टलेस होता है वो जाकर के डायरेक्ट मिल जाएगा। इसका मतलब हार्मोन है वो सीधे रक्त में प्रवाह में स्रावित हो जाता है। स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि ये डक्टलेस ग्लैंड हमारा होता। डक्टलेस ग्लैंड हमारा हार्मोन से निकलता, डक्टलेस ग्लैंड से ही हमारा हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और हार्मोन हमारा क्या डक्टलेस ग्लैंड से निकलेगा तो ये सीधे खून में जाकर के मिल जाता है। स्टेटमेंट सही है। पीयूष ग्रंथि को हम लोग जानते हैं मेरे में मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि यहां से बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन होता है, हमारे ब्रेन में होता है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगला कहता है कि सभी हार्मोन जो हमारे हैं ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। मेरे पास सभी जो लिख दिया इसकी वजह से ये गलत है। हाँ, लगभग 90% हार्मोन जो उसमें प्रोटीन होते हैं, लेकिन जो सेक्स हार्मोन होता है, जिसे अगर हम बात करते हैं मेल में, अगर टेस्टोस्टेरोन की बात कर लेते हैं, फीमेल में जो सेक्स हार्मोन होता है जिसको हम लोग प्रोजेस्टेरोन या फिर हम एस्ट्रोजन की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना कि जितने भी सेक्स हार्मोन है उसमें प्रोटीन नहीं होते हैं, वो स्टेरॉयड हार्मोन हमारा होता है, उसमें फैट होता है, लिपिड्स होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई यहां पर सभी लिख करके गलत कह दिया, इसलिए ये गलत है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और कौन सा गलत है तो यही हम लोग आंसर करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हम यहां पर सेक्स हार्मोन की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर हम सेक्स हार्मोन की बात करते हैं, तो जो सेक्स हार्मोन होते हैं मेरे भाई याद रखना, इसको हम स्टेरॉयड हार्मोन कहते हैं। ये हमारा स्टेरॉयड हार्मोन होता है, इस बात को ध्यान रखना। और स्टेरॉयड हार्मोन में क्या होता है, कहेंगे लिपिड्स पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लिपिड्स का मतलब आप फैट समझते होंगे, इसमें लिपिड्स पाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा लिपिड्स पाया जाता है, इसमें हमारा प्रोटीन नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। हाँ, लेकिन मैक्सिमम हार्मोन ऐसे हैं जिसमें प्रोटीन हमारा होता है, लेकिन सेक्स हार्मोन की बात करते हैं उसको स्टेरॉयड हार्मोन करते हैं, और जो स्टेरॉयड हार्मोन हमारा होता है वो उसमें लिपिड्स होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, उसी को हम लोग फैट कहते हैं। इसलिए ये गलत है, सभी लिख करके इसको गलत कह दिया, ये सभी लिख करके गलत कह दिया, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहां पर राइट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में आपको विचार करके बताना है। मेरे भाई जाइलम फ्लोएम के बारे में कितनी बार पढ़े होंगे। प्लांट में जो जाइलम होता है, जाइलम का मेन काम होता है कि जितने भी जल में घुले हुए खनिज लवण होता है उसको प्लांट में सीधा ऊपर भेजता है, ये जाइलम का काम हमारा होता है। तो मेरे भाई जाइलम क्या करता है, पौधे में जल और खनिज का परिवहन करने का काम करता है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और फ्लोएम की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, जो एक द्विदिशीय प्रक्रिया होती है, बाय डायरेक्शनल होता है, बिल्कुल सही है। ये यूनिडायरेक्शनल होगा, ये बाय डायरेक्शनल होता है। ये एक दिशात्मक होता है, ये द्विदिशात्मक होता है, दोनों सही है। ये यहां कह रहा है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों मृत उत्तक है, मेरे भाई बिल्कुल गलत है। जाइलम और फ्लोएम कंप्लीट रूप से मृत उत्तक हमारा नहीं होता है। आपको ध्यान रखना, अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं, आज भी मैंने एनसीईआरटी की क्लासेस में पढ़ाया था, अगर फ्लोएम की बात करते हैं, ये 4 प्रकार के टिश्यू से बना हुआ हमारा है, ये 4 प्रकार के टिश्यू से बना होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, 4 प्रकार के टिश्यू से बना हुआ है। और ये 4 प्रकार में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप जाएंगे यहां पर सीव ट्यूब की बात कर लेते हैं। दूसरे की अगर बात करेंगे तो दूसरा हमारा कंपेनियन सेल होता है, इस बात को ध्यान रखिए, ये हमारा कंपेनियन सेल की हम बात करते हैं। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा हमारा फ्लोएम फाइबर होता है, इस बात को आप ध्यान रखें, ये हमारा फ्लोएम फाइबर है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा फ्लोएम फाइबर होता है। और चौथा जो हमारा होगा इसको हम लोग फ्लोएम पैरेन्काइमा के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग फ्लोएम पैरेन्काइमा कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। मेरे भाई इसमें से अगर कोई डेड सेल की बात करेगा, इसमें एक ही डेड सेल होता है और वह डेड सेल यही होता है। इसमें केवल और केवल एक डेड सेल होता है और वह डेड सेल हमारा कौन है, तो ये होता है।
इसमें एक ही डेड सेल हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखना। बाद बाकी ये तीन को जो देखते होंगे, सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल और पैरेन्किमा की बात करते हैं, ये सब हमारा सजीव उत्तक होता है, जबकि ये हमारा निर्जीव उत्तक के रूप में हमारा होता है। डेड सेल कहने का मतलब ये हमारा निर्जीव उत्तक होता है, ये मृत उत्तक हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसी तरीके से अगर हम यहां पर जाइलम की अगर बात करते हैं तो आपको पता होगा, जब जाइलम की बात करते हैं, जाइलम भी 4 प्रकार के टिश्यू से बना हुआ है। जाइलम हमारा 4 प्रकार के टिश्यू से बना हुआ है। इसमें कौन कौन होता है, यहां पर ट्रैकिट्स की बात करते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या होगा कि यहां पर हम वेसल्स की बात करते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो हम कहेंगे यहां पर जाइलम फाइबर की बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ये जाइलम फाइबर की बात करते हैं। और इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारा जाइलम पैरेन्किमा की हम बात करते हैं। लेकिन मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, इस परिस्थिति में इसमें 3 ऐसे हैं जो कि निर्जीव उत्तक होंगे। ये 3 हमारे निर्जीव उत्तक के बने होते हैं। ये कैसे, तो निर्जीव उत्तक के हमारा है। यहां कह रहा है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही मृत उत्तक हमारा होगा, जबकि मेरे भाई उसके अंदर सजीव उत्तक भी हमारा होता है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट हमारा गलत है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पहला दूसरा सही था, और सही कथन को चूज करना तो पहला दूसरा आप टेक आउट कीजिए और आपके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरे भाई वो आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। बात समझ में आया क्या? आगे चलते हैं। अगला है, कैपलर के ग्रह के गति के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? मेरे भाई आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई में यहां से भी क्वेश्चन आपका आ चुका है और आने की संभावना रहती है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। तो मेरे भाई कैपलर जो लॉ दिया है वो ग्रह के गति को नियम दिया है, ये ग्रहों के गति का नियम दिया, इस बात को आप ध्यान रखना। ग्रहों के गति का नियम, अपने नियम में ग्रहों के गति के नियम के बारे में बताया है, और उन्होंने 3 नियम दिया है। सबसे पहला नियम को हम लोग कहते हैं कक्षीय नियम, इस बात को शॉर्ट में बता रहे हैं, ये कक्षीय नियम हमारा होता है। और कक्षीय नियम से उन्होंने बोला कि सूर्य के चारों तरफ कोई भी ग्रह या उपग्रह अगर गति करेगा तो उसकी जो पाथ होंगे, उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, क्योंकि उसको इलेप्टिकल पाथ में वो गति करता है। तो मेरे भाई अगर कक्षीय नियम में उन्होंने कक्षा के बारे में जो बताया, जो कक्षा हमारा होगा उसका आकार कैसा होगा, तो कक्षा का जो आकार होगा हमारा कैसा होगा, कहेंगे कक्षा का अगर यहां पर इलिप्टिकल पाथ होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कैसा होगा, कहेंगे इसको हम लोग इलिप्टिकल पाथ कहते हैं। इलिप्टिकल पाथ में ये हमारा चक्कर लगाता है। इसके बाद हम लोग कहते हैं यहां पर क्षत्रीय नियम की बात करते हैं, और मेरे भाई इसी क्षत्रीय नियम को हम लोग द्वितीय नियम कहते हैं। इसको पहला नियम कहेंगे, इसको द्वितीय नियम कहेंगे, इसी ऑर्डर में कहते हैं। और जो क्षत्रीय नियम हमारा होता है, इस क्षत्रीय नियम को उन्होंने बारे में बोला, इसमें कोणीय संवेग संरक्षित होता है। सबसे पहला लाइन आपको यह ध्यान रखना है, ये कोणीय संवेग क्या होता है, इसमें संरक्षित होता है। कोणीय संवेग संरक्षण पर यह आधारित होता है, इसमें कोणीय संवेग संरक्षित होता है, इस बात को ध्यान रखना। और बीपीएससी में यही आपको लाइन पूछा है, 2.0 में शायद क्वेश्चन आपका आया था। और इसमें एक बात और होता है कि जितने समय में, मान लेते हैं मेरे भाई टाइम अगर सेम लगेगा तो एरिया भी सेम होता है, और हम कहते हैं एरियल वेलोसिटी, जिसको डीए बाई डी टी इक्वल टू हमारा कांस्टेंट होता है। ये डीए बाई डी टी इक्वल टू हमारा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है डीए बाई डी टी इक्वल टू कांस्टेंट होगा, इसका मतलब समान समय में समान एरिया ट्रेवल करेगा। अगर ये 2 तो ये 2, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। अगर ये 5 तो ये 5, इसका वैल्यू 1 आएगा। अगर ये 10 तो ये 10, इसका वैल्यू 1 आएगा। यानी मेरे भाई किसी भी सिचुएशन में उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, इसका मतलब वो कांस्टेंट होगा। तो हम कहेंगे जितने टाइम की बात करेंगे, अगर मान लेते कोई ग्रह या उपग्रह अगर गति कर रहा है, इस तरीके से गति कर रहा है, तो आप सीधा कह सकते हैं कि यहां पर हमारा क्या, तो कहेंगे सूर्य है। और यहां पर कोई ग्रह अगर गति करके यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां जाने में अगर T1 टाइम लगा है, तो ये इतना एरिया ट्रेवल किया, इस एरिया को A1 कह देते हैं। इनका कहना है मेरे भाई कि अगर मान लेते कि यहां से यहां ट्रेवल किया, और अगर इसको P कह रहे हैं, इसको Q कह रहे हैं, इसको R कह रहे हैं, इसको S कह रहे हैं, तो R से S जाने में अगर इसको T2 टाइम लगा, तो ये वाला जो एरिया ट्रेवल करेगा मेरे भाई, इसको A2 कह देंगे। इनका कहना है अगर T1 बराबर T2 अगर होगा, ये टाइम और ये टाइम आपस में अगर बराबर होगा, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया भी आपस में बराबर हो जाएगा। इनका ये स्टेटमेंट है, और ये अपने द्वितीय नियम में ये बात चर्चा किया है, इसीलिए वैल्यू हमारा कांस्टेंट हो जाता है। इसी को एरियल वेलोसिटी कहते हैं, हम लोग क्षेत्रीय चाल भी कहते हैं। डीए बाई डी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, इसको क्षेत्रीय चाल कहते हैं, और क्षेत्रीय चाल हमारा द्वितीय नियम में कांस्टेंट होती है, इस बात को ध्यान रखना। अब तीसरा आवर्तकाल का नियम होता है। चलो हम लोग इन दोनों के पर चर्चा करते हैं। कहता है कि एक ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर गति करेगा, लेकिन उसका कक्षा का पाथ कैसा, वृत्ताकार कह रहा है। हम कह रहे हैं मेरे भाई इलिप्टिकल पाथ में गति करेगा, ई कह रहा है कि सर्कुलर पाथ में गति करेगा, जो कि गलत है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया। दूसरा कहता है एक ग्रह द्वारा समान समय अंतराल में तय किया गया क्षेत्रफल भी समान होता है। इनका द्वितीय नियम का यह स्टेटमेंट कहता है समान समय में समान क्षेत्रफल दूरी तय करेगा। यह स्टेटमेंट इनका राइट है, राइट को ढूंढना था। अगला कहता है कि किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल यानी आवर्तकाल का जो वर्ग होगा, उसकी कक्षा की अर्ध दीर्घ वर्ग का समानुपाती होगा, जो कि गलत है मेरे भाई। ये हमारा आर के क्यूब का हमारा समानुपाती होता है। तो ये आपको यहां पर अक्ष के वर्ग का समानुपाती कह रहा है, जो कि गलत है। यहां पर क्यूब होता तो सही होता। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। एक ही स्टेटमेंट सही था, बी सही था। आगे चलते हैं।
अगला उष्मागतिकी के प्रथम नियम की अगर बात करते हैं तो उष्मागतिकी के प्रथम नियम की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो उष्मागतिकी का नियम आपको पता होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आप इसको अगर देखेंगे तो आप सीधा समझ लीजिए, अगर हम उष्मागतिकी के प्रथम नियम की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको कई बार बोला है कि उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम हमारा होता है, इस पर क्वेश्चन भी बीपीएससी पूछ चुका है। उष्मागतिकी के प्रथम नियम की अगर बात करते हैं, इसमें एनर्जी कंजर्व होता है, ऊर्जा संरक्षित बनी रहती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये ऊर्जा संरक्षित होती है। इसमें क्या संरक्षित, ऊर्जा संरक्षित होती है, ये बात आपको ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये है। तो मेरे भाई पहला स्टेटमेंट तो हमारा किसी भी सूरत में सही होगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इसमें एनर्जी कंजर्व रहेगा, लेकिन इसमें एनर्जी के डायरेक्शंस के बारे में नहीं बताया है। एनर्जी की दिशा किधर होगी, उष्मा संचरण की दिशा किधर होगी, तो उष्मा संचरण की दिशा को किस नियम में बताया गया, तो उष्मागतिकी के द्वितीय नियम में बताया गया। इसलिए उष्मागतिकी के द्वितीय नियम को डायरेक्शनल लॉ कहते हैं। यहां पर बोला गया इस प्रक्रिया में दिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं देता, यह बिल्कुल नहीं देता है। तो दिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है, लेकिन दिशा के बारे में जानकारी कहां से मिलता है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, उष्मागतिकी के दूसरे नियम से मिलता है। ये उष्मागतिकी की अगर बात करते हैं, उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से ये प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान रखना, ये द्वितीय नियम से प्राप्त करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि प्रथम नियम में इसकी जानकारी नहीं थी, इस बात को ध्यान रखना, स्टेटमेंट सही है। अगला कहता है किसी चक्रीय प्रक्रम की बात करते हैं, किसी साइक्लिक प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, उसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की वैल्यू शून्य होगी। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, अगर हम साइक्लिक प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, किसकी, अगर हम साइक्लिक प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं साइक्लिक प्रोसेस के लिए जितना आप इसमें उष्मा दीजिएगा वो सभी का सभी हमारा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मेरे भाई जो एनर्जी आप दे रहे हैं वही एनर्जी आपको मिल रहा है, जितना दे रहे हैं उतना मिल रहा है, इसका मतलब एनर्जी कंजर्व है। क्योंकि हम जानते हैं उष्मा भी एक प्रकार का ऊर्जा होता है, कार्य भी एक प्रकार का ऊर्जा होता है। तो जितना आप दे रहे हैं उतना आपको मिल रहा है, इसका मतलब एनर्जी बराबर हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी कंजर्व है। ये कहता है कौन है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है। और आप सभी लोग जानते होंगे मेरे भाई, एक प्रोसेस के लिए इनका एक क्वेश्चन होता है, डी डैश क्यू इक्वल टू डी यू प्लस में हमारा डी डैश डब्ल्यू होगा। तो मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना उष्मा देते हैं वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाए, वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाए। अगर डी क्यू बराबर डी यू डी डब्ल्यू अगर होना है, इसकी परिस्थिति में मेरे भाई डी यू का मान 0 होना पड़ेगा। अगर डी का मान 0 हो रहा है, इसका मतलब डी क्या है, आंतरिक ऊर्जा है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की वैल्यू 0 होगी। इसलिए बोला गया है कि चक्रीय प्रक्रम के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की वैल्यू 0 होती है। अगर ऐसा होगा तो ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यहां पर फॉलो कर रहा है। तो मेरे भाई हम सीधा कह सकते हैं स्टेटमेंट भी हमारा सही है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे डी, आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हेलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। मेरे भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला कोई तत्व होता है तो वो क्लोरीन होता है, याद रखेंगे। और हेलोजन फैमिली में अगर देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब हम लोग डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो हम लोग सीधा कहते हैं डाउन द ग्रुप, चाहे किसी भी ग्रुप में आप जाइए, डाउन द ग्रुप में जब नीचे आप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान हमारा घटता है। लेकिन याद रखना मेरे भाई, अगर हम हेलोजन फैमिली को अगर देखते हैं, जिसको 17वां ग्रुप का एलिमेंट्स कहते हैं, 17th ग्रुप का जो एलिमेंट्स होता है उसमें फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा और स्टेंटाइन हमारा होगा। मेरे भाई आपको ध्यान रखना, एक अपवाद हमारा होता है। हम लोग जानते हैं कि नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हमारा होगा वो घटेगा, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें अपवाद है क्लोरीन, क्लोरीन का सबसे अधिक होता है। इसलिए क्लोरीन का सबसे अधिक होगा, तब फ्लोरीन होगा, तब जाकर के हमारा क्या कहेंगे, ब्रोमीन होगा, तब जाकर के हम कहेंगे यहां पर हमारा आयोडीन होगा। इस तरह का अरेंजमेंट हमारा होगा। तो मेरे भाई हमारे कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो क्लोरीन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद फिर हमारा आयोडीन होगा। क्लोरीन का सबसे पहले होगा, क्योंकि ये सब हमारा ऐसे भी छट जाता है, ये हमारा पहले तरह का आंसर करते हैं ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, क्योंकि ये अपवाद है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे निम्नलिखित में से किसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा अधिक होता है। मेरे भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लेवल का नहीं है, ये पीजीटी का क्वेश्चन है, हम इसको अभी छाट रहे हैं, ठीक है। ये पीजीटी का क्वेश्चन, इसको नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको फॉर्मूला वगैरह इतना डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, आपके एग्जाम में पूछता भी नहीं है। नहीं तो आप करके देखना, इसका फॉर्मूला आता है, उसके हिसाब कुछ डेटा याद रखना पड़ेगा, तब जाकर के सॉल्व होता है। हम उसको छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पादप का लंबापन प्रभावी लक्षण होता है। जाहिर सी बात है मेरे भाई, जो लंबापन होता है वो बौनापन पर प्रभावी होता है। अगर मान लेते हैं कि एक पौधा हमारा लंबा है, एक पौधा हमारा बौना है, दोनों को क्रॉस करा देंगे
तो सभी पौधे लंबे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लंबापन जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्रभावी होता है, और हमारा बौनापन क्या होता है, अप्रभावी होता है। तो अगर पादप का लंबापन अगर प्रभावी लक्षण है तो अप्रभावी क्या होगा, उसका बौनापन होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगर कोई गोल बीज है, कोई झुर्रीदार बीज है, तो गोल बीज हमारा प्रभावी होगा, झुर्रीदार बीज हमारा क्या होगा, अप्रभावी लक्षण को दिखाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर लंबाई के सेंस में अगर पूछा गया तो हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। अगला कि प्रकाश संश्लेषण में हमारा एनाबॉलिक होता है और उष्माशोषीय भी क्रिया होती है। जाहिर सी बात है मेरे भाई, प्रकाश ऊर्जा लेता है और प्रकाश से जब एनर्जी लेता है तो उष्माशोषीय भी क्रिया होगा। तो मेरे भाई जब हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम फोटोसिंथेसिस की अगर बात करते हैं तो इस फोटोसिंथेसिस में क्या देखते हैं, फोटोसिंथेसिस में क्या लेता है, ये हमारा सूर्य की प्रकाश को ये लेता है। ये सूर्य की प्रकाश को क्या करता है, तो सूर्य की प्रकाश को ये क्या करता है, कहेंगे इसको सूर्य की प्रकाश को ग्रहण करता है। और जब सूर्य की प्रकाश को ग्रहण करता है तो ये उष्माशोषी होगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, इसमें उष्माशोषी होगा। और हम लोग जानते हैं इसके अंदर हमारा मेटाबॉलिज्म वगैरह होता है, हमारा ग्लूकोज अगर टूटता है इस तरीके से। तो मेरे भाई ये कहीं ना कहीं हमारा स्टेटमेंट यहां पर क्या, तो कहीं सही है। दूसरा कहता है, इसका कारण कहता है कि यह सरल अकार्बनिक जो पदार्थ होता है उसको जटिल अकार्बनिक पदार्थ में क्या करता है, का निर्माण करने का काम करता है। हम लोग जानते हैं मेरे भाई, जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, प्लांट में क्या, तो पानी की मात्रा होती है। और मेरे भाई क्या चाहिए उसको, सनलाइट चाहिए। हम कहेंगे यहां से सनलाइट चाहिए, तब जाकर ये क्या करता है, तो कहेंगे यहां पर C6H12O6 का निर्माण करता है। और कुछ यहां से जब कार्बन डाइऑक्साइड लेगा प्लांट तो ऑक्सीजन को ये बाहर करेगा, तो ऑक्सीजन हमारा इस तरीके से बाहर हो जाता है। और यहां से कुछ पानी की मात्रा को यहां पर वाष्पोत्सर्जित भी कर देता है। अगर बैलेंस करना चाहता है 6 कार्बन यहां, तो 6 यहां मल्टीप्लाई कर दी, यहां 12 से मल्टीप्लाई कर दी, इसमें 6 से करिए, इसमें भी 6 से करिए। ये हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। इस फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं, इस फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में आप देख रहे हैं मेरे भाई, ये सब अकार्बनिक पदार्थ हमारे हैं और ये कार्बनिक पदार्थ हमारा ग्लूकोज को दिखाता है। इसका मतलब है कि अगर सेकंड को आप पढ़ते हैं कारण को, तो यह सरल अकार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। इसका मतलब मेरे भाई स्टेटमेंट सही है। ये जटिल अकार्बनिक पदार्थ हमारा है, जबकि ये सरल अकार्बनिक पदार्थ की हम बात कर रहे हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है और ये हमारा क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस H2O ये सब हमारा क्या है, कहेंगे यहां पर अकार्बनिक पदार्थ होता है और वो हमारा सरल होता है। तो सरल अकार्बनिक पदार्थ हमारा जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदलता है इन द प्रेजेंस ऑफ हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर सनलाइट की हम बात करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही है, कथन और कारण दोनों हमारा सही है। बताइए मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से आप लोग फटाफट करके इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। कथन और कारण दोनों सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और कारण कह रहा है जो हमारा रीजन है वो असर्शन का सही व्याख्या कर रहा है, ये इनका कहना है। सही बात है, ये उष्माशोषी अभिक्रिया हो रहा है, इसलिए तो हम लोग कहते हैं क्योंकि ये उष्मा लेता है, इसका मतलब ये दोनों सही है और सही है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट वैक्सीनेशन के सिद्धांत के बारे में बताइए। कौन सा कथन जो है सबसे सटीक है, सबसे सटीक का मतलब होता है सबसे एक्यूरेट कौन है। यह शरीर में पहले से तैयार एंटीबॉडी डालकर काम करता है। शरीर में पहले से तैयार एंटीबॉडी नहीं डाला जाता है, एंटीजन डाला जाता है मेरे भाई। एंटीबॉडी की जगह पर क्या होगा, तो यहां पर एंटीजन की हम बात करते हैं, ये एंटीजन डाला जाता है। ये तो गलत स्टेटमेंट आपका है। यह मेमोरी कोशिका के निर्माण को प्रेरित करके प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या प्रेरित करता है। मेमोरी कोशिका कहने वाला WBC वगैरह की बात करता है, किसकी बात कर रहा था, WBC की बात कर रहा है। इसका निर्माण को प्रेरित करके यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। स्टेटमेंट हमारा सही है। यह कह रहा है कि यह सभी प्रकार के रोगजनक, सभी प्रकार के, यहां कह रहा है कि सभी प्रकार के रोगजनक के खिलाफ तत्काल और गैर विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो मेरे भाई आप बताइए, सभी प्रकार के रोग के लिए टीकाकरण थोड़ी होता है, सभी प्रकार के रोगजनक के लिए टीकाकरण थोड़ी होता है। इसका मतलब यह स्टेटमेंट भी गलत है। तो आप आंसर करेंगे बी के साथ, आप जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला है आकाश का रंग, आकाश नीला रंग के प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण होता है। बिल्कुल सही बात है, आकाश का रंग नीला दिखता है ड्यू टू प्रकीर्णन, यानी कि आपको ये स्टेटमेंट तो कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं, आप सही कहेंगे। कारण देखिए, नीले प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लाल प्रकाश से अधिक होता है।
मेरे भाई नीले प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है क्या लाल प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है, इसलिए ये अधिक प्रकीर्णित होगा, ये गलत है। लाल प्रकाश का जो हमारा होता है तरंग दैर्ध्य वो हमारा सबसे अधिक होता है। तो अगर हम यहां पर कहेंगे तो हम लोग कहेंगे सीधा का सीधा, क्योंकि हम लोग जानते हैं VIBGYOR आप पढ़ते होंगे, VIBGYOR आप पढ़ते होंगे ना, GYOR, तो आप जानते हैं इसका वेवलेंथ हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जबकि इसका वेवलेंथ हमारा मिनिमम होता है, हम सभी लोग जानते हैं। और इसका वेवलेंथ कितना होगा तो कहेंगे 3800 एंगस्ट्रॉम हमारा होता है, जबकि इसका वेवलेंथ हमारा यहां पर 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना कि इसी के बीच में हमारा ब्लू कलर है ना, तो यहां पर इसका अगर देख रहे हैं हम लोग तो इधर से इधर की ओर जाएंगे तो वेवलेंथ का मान बढ़ रहा है। और हम लोग जानते हैं प्रकीर्णन का एक कंसेप्ट हम लोग जानते हैं कि प्रकीर्णन हमारा वेवलेंथ के पावर 4 का समानुपाती होता है। तो मेरे भाई यहां जो लिखा हुआ है कि नीले प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लाल प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है, जो कि गलत है। मेरे भाई लाल प्रकाश का तो सबसे अधिक होता है, यह स्टेटमेंट ही हमारा गलत है, रीजन ही हमारा गलत है। हम कहेंगे केवल एक सही है, तो कथन सही है, कारण गलत है, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आगे आपके सामने में न्यू बैच करके आपको दिख रहा होगा मैथ और साइंस का, जिसका साइंस है साइंस के लिए भी बैच दिख जाएगा, जिसका मैथ साइंस है तो मैथ साइंस के लिए भी दिख जाएगा, जिसका टीजीटी साइंस होगा टीजीटी साइंस के लिए भी दिख जाएगा। न्यू बैच हमारा स्टार्ट हुआ है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, ऑफलाइन की क्लासेस चल रही है। तो ये क्लासेस आपका स्टार्ट ही हुआ है, जिसको भी लगता है कि हमको क्लासेस करना है थ्योरी के लिए, आप आइए और अपने तैयारी को अच्छा कीजिए, जहां भी आपको तुरंत रिमूव कीजिए, क्योंकि वैकेंसी बार बार देखने को नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि ऐसा फिर बाद में कर लेंगे, बाद में वैकेंसी नजर नहीं आएगा आपको। इसलिए जोर शोर से जितना भी हो सकता है अपना पूरा का पूरा एनर्जी झोंक दीजिए और मेहनत कीजिए। जिस दिन वैकेंसी आएगी और रिजल्ट में सबसे पहले आपका नाम होगा, बस मेहनत कीजिए शिद्दत के साथ, रिजल्ट क्यों नहीं होगा। अगर कमी लग रहा है तो थ्योरी क्लासेस कीजिए, नहीं लग रहा है आपको प्रैक्टिस कीजिए। तो जैसा आपको लग रहा है कि हमारे अंदर क्या है वो आपको खुद पता होगा, आपसे बढ़िया कौन जान सकता है। बताइए इस क्वेश्चन के बारे में, आदर्श गैस का समीकरण PV = nRT के संबंध में कौन सा कथन हमारा गलत है, ये गलत कथन के बारे में आपको बताना है। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, अगर आदर्श गैस की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग को पता है कि आदर्श गैस का जो समीकरण हमारा होता है वो क्या होता है, कहेंगे PV = हमारा nRT होता है। बताइए मेरे भाई होता है कि नहीं होता है। और आदर्श गैस बनने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, इसके लिए कोई कंडीशन होता है, इसके लिए कोई शर्त होता है, उस कंडीशन के हिसाब से हम कहेंगे। इसके लिए शर्त हमारा यह होता है कि निम्न दाब और उच्च ताप होना चाहिए, निम्न दाब का कंडीशन होना चाहिए और उच्च ताप का कंडीशन होना चाहिए, तभी वो आदर्श गैस कहलाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो निम्न दाब और उच्च ताप का कंडीशन को ये फॉलो करता है। अगर कोई भी गैस अगर निम्न दाब और उच्च ताप पर अगर होता है तो आप ध्यान रखना मेरे भाई वो आदर्श गैस कहलाएगा। लेकिन आदर्श गैस काल्पनिक होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये कैसी गैसेस हैं तो कहेंगे इसको हम लोग काल्पनिक गैस कहते हैं, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर कोई आदर्श गैस होगा मेरे भाई तो आपको ध्यान रखना ये ओसियान होता है, इसकी श्यानता 0 होती है। ये ओसियान होती है और ओसियान होती है क्या मतलब है, इसकी श्यानता जो है वो 0 होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसकी श्यानता क्या होगी, इसकी श्यानता 0 होती है, यानी इसका श्यानता अगर 0 होगा इसका मतलब इसका आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू 0 होती है। इसका आंतरिक प्रतिरोध हमारा कैसा होता है, आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू यहां पर 0 होती है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि द्रव और गैस में ही आप गैस की अगर बात करते हैं उसमें हमारा श्यानता आदर्श गैस है, आदर्श है, इसकी श्यानता 0 है। श्यानता 0 मतलब आंतरिक प्रतिरोध हमारा 0, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात मेरे भाई, अगर कोई आदर्श गैस होता है इसके अंदर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है, यानी इसके अंदर जितने भी हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की अगर हम बात करते हैं, ये जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स की अगर हम बात करते हैं, ये इंटरमॉलिकुलर फोर्स की वैल्यू क्या होगी तो कहेंगे ये भी हमारा 0 होता है। उसके अंदर कोई भी अंतराण्विक बल काम नहीं करता, इस बात को आप ध्यान रखना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये आदर्श गैस है हमारा, तभी इसलिए इस कंडीशन को ध्यान रखना। तो अगर आदर्श गैस का कंडीशन आपके सामने है तो इस कंडीशन को आप ध्यान रखेंगे। मेरे भाई यहां क्या कह रहा है उसके हिसाब से चलते हैं। पहला कंडीशन कहता है यह उच्च तापमान और निम्न दाब पर वास्तविक गैस की तरह व्यवहार, उच्च तापमान और निम्न दाब पर वास्तविक गैस के व्यवहार का अच्छी तरह से वर्णन करता है। यह मानता है कि गैस के अणुओं के बीच कोई अंतर आणविक बल नहीं होता। यह तो स्टेटमेंट हमारा सही है आदर्श गैस के लिए। यह मानता है कि गैस के अणुओं का आयतन कंटेनर के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। यह बिल्कुल गलत है मेरे भाई। जितना उसका आयतन होगा उतना उसका आयतन होगा, क्योंकि गैस हमारा फैल जाता है। जितना कंटेनर में मान लेते 5 लीटर कंटेनर में गैस भर दिए तो जितना उस कंटेनर का आयतन होगा उतना ही उस गैस का आयतन हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि गैस फैलता है। यह गलत स्टेटमेंट आपका था। तो इसमें से क्या होगा, यह उच्च तापमान और निम्न दाब पर वास्तविक गैस के व्यवहार को अच्छी तरह से वर्णन करता है। इसके कहने का मतलब यह है मेरे भाई, समझना गौर से। इसके कहने का मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है इसको समझते हैं। अगर कोई वास्तविक गैस है, समझना गौर से, अगर कोई वास्तविक गैस है
और इस वास्तविक गैस को क्या बनना है, अगर इस वास्तविक गैस को अगर आदर्श गैस बनना है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है जो कंडीशन है इसका वो फॉलो करना पड़ेगा। और वह कंडीशन क्या है, तो निम्न दाब और उच्च ताप की हम बात कर रहे हैं, निम्न दाब और उच्च ताप की हम बात कर रहे हैं। निम्न दाब और उच्च ताप का कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर के कोई वास्तविक गैस हमारा आदर्श गैस हो सकता है। ये वही कहना चाह रहा है। इसके लिए मेरे भाई ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो आपको गलत ढूंढना था, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, जो कि आपका गलत है। आगे चलते हैं, और ये सब भी बात याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। आगे चलते हैं, अगला है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम के लिए हमारा सही है। एंजाइम्स की बात कर रहा है, और हम लोग जानते हैं कि सभी एंजाइम्स हमारे प्रोटीन के बने होते हैं। और यहां पर ध्यान रखना मेरे भाई, अगर हम एंजाइम्स की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं, ये जो हमारा एंजाइम्स होता है ये हमारा क्या है, कैटलिस्ट के रूप में भी काम करता है। तो हमारे शरीर में ये कैसे काम करता है, तो हमारे शरीर में अगर देखें तो हमारे शरीर में कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। इस बात को ध्यान रखना, हमारे शरीर में कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है, कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है। इस बात को ध्यान रखना, कार्य करता है हमारे शरीर में कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। तो कौन, तो कहेंगे एंजाइम, क्योंकि एंजाइम क्या करता है, तो मेरे भाई मेटाबॉलिज्म रेट को फास्ट कर देता है, रिएक्शन रेट को फास्ट करता है, खाना को जल्दी पचा देता है। एंजाइम का ये मेन काम है। लेकिन मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, और सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते हैं। ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मेरे भाई सभी एंजाइम्स क्या है, तो आपको ध्यान रखना कि सभी एंजाइम्स जो है ये हमारे प्रोटीन है। सभी एंजाइम्स हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर प्रोटीन होता है, सभी एंजाइम्स हमारा प्रोटीन होता है। लेकिन इसका वाइस वर्सा उल्टा नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपसे ये बोल दे कि सभी प्रोटीन एंजाइम है, तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सभी प्रोटीन क्या एंजाइम है, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर ऐसा बोलता है तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, तो ऐसा होता है, ये सही है, ये आपका गलत है। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैविक उत्प्रेरक की बात कर रहा है, यानी हमारे शरीर के अंदर हम लोग कह सकते हैं जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसकी बात कर रहा है। उसके लिए जो हमारा उत्प्रेरक के रूप में काम करता है वो कैटलिस्ट करता है, कैटलिस्ट काम करता है। और हम कहते हैं कि हमारा एंजाइम्स होता है, और एंजाइम किसके बने होते हैं, तो मेरे पास सभी एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा। जैविक उत्प्रेरक हमारा यहां पर एंजाइम्स के रूप में हम लोग देखते हैं, जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, और यह किसके बने हैं, तो प्रोटीन के बने होते हैं। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दूसरी बात, हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि अगर हम लोग यहां पर कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये कैटलिस्ट क्या करता है, तो ये रिएक्शन रेट को फास्ट कर देता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है। इसका काम है रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं 99% केस में रेट ऑफ रिएक्शन को ये क्या करता है, कहेंगे फास्ट कर देता है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर फास्ट करता है तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, जो एक्टिवेशन एनर्जी की हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, संक्रियण ऊर्जा की बात करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना, ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, तो कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी लूज करके ऐसा करता है। इसका मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी की कम, एक्टिवेशन एनर्जी अपना एनर्जी खो करके रिएक्शन रेट में दे देता है, और इसको ये फास्ट कर देता है। ये बात ध्यान रखना, अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर फास्ट हो रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारा कम होगा। तो मेरे भाई यहां पर एंजाइम के बारे में पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो वह जैविक उत्प्रेरक जो प्रोटीन के बने होते हैं, और वे अभिक्रिया को, सक्रिय ऊर्जा को क्या करता है, कम कर देता है। क्योंकि मेरे भाई यहां पर एंजाइम कैटलिस्ट के रूप में हमारा काम कर रहा है। ये किसके रूप में क्वेश्चन पूछा, कैटलिस्ट के रूप में पूछ रहा है। इसका मतलब ये सक्रिय ऊर्जा को कम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। इस बात को ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। अगला कहता है कि प्रत्येक एंजाइम एक विशिष्ट तापमान और पीएच परास के सर्वोत्तम रूप से काम करता है। जाहिर सी बात है, जो एंजाइम्स है मेरे पे ज्यादा तापमान पर हमारा वो काम नहीं करने लगता है, इसीलिए हम कहते हैं इसके लिए विशिष्ट तापमान और पीएच परास सर्वोत्तम होता है। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। इसमें तो तीनों स्टेटमेंट हमारा सही होगा। बताइए मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक जाइए, ऑप्शन नंबर डी के चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला है, आपको इसके बारे में पूछ रहा है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, जल्दी से फास्ट। आप सभी लोग मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन हमारा ये है, लाइकेन वायु प्रदूषण, और आपके बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। लाइकेन हम लोग जानते हैं इसको, लाइकेन को बायो इंडिकेटर कहते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। कहां से आया है जी, बताइए। एक बच्चा कह रहा है कि सर ऑफ कैमरा जो है बहुत मस्ती करते हैं। यार हम मस्ती करेंगे नहीं तो कब करेंगे, बुढ़ारी में करेंगे मस्ती। क्या तुम लोग को भी कहते हैं खूब ऐश मौज करो, जितना मन करता है उतना करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ाई जब करते हैं तो उस समय कोई मस्ती नहीं होता है। पढ़ते समय खूब मन से पढ़िए। आप क्या करते हैं कोई नहीं जानता है, कोई नहीं देखेगा, बस आपका रिजल्ट सब देखता है। मस्ती कीजिए, खूब कीजिए, अभी नहीं कीजिएगा तो कब कीजिए, बताइए। तो हर काम करना है और आपको रिजल्ट भी देना है। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 110% जो है वो खाली पढ़ने में रहते हैं। अरे पढ़ाई तो चलते रहेगा जिंदगी भर, ये जिंदगी निकल जाएगा नहीं तो पता चलेगा।
प्लीज भाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ का डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा है सर? तो सर तो करा देते हैं डिस्कशन अमरजीत सर की अनुपस्थिति में। अमरजीत सर जो हैं आज उनका कुछ घर पे कुछ काम था, उनको अर्जेंट निकलना पड़ा, तो उनका आज और कल 2 दिन उनकी क्लासेस नहीं ही होगी। ठीक है, उनको अर्जेंट काम था इसलिए उनको घर निकलना पड़ गया। ये इन्फॉर्मेशन हम आपको शेयर कर देते हैं। हम जीएफ से ही बात करते हैं और बीच बीच में मोटिवेट हो जाते हैं, क्या बात है। अरे जीएफ किसका नहीं होता आज के डेट में। आज के डेट में अगर आपसे कोई पूछ देता है कि बोल्ड स्मार्ट लड़का कौन है, तो आप सीधे कहना जिसकी 3-4 गर्लफ्रेंड है वो बोल्ड स्मार्ट होता है। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड बनाना बेवकूफी थोड़ी है। गर्लफ्रेंड बनाना तो और आपको स्मार्ट बनाता है, आपके दिमाग को चार्ज करता है, लेकिन आप उसको मैनेज कैसे करते हैं ये मैटर करता है। क्या बात कर रहा है बताओ तो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं। उससे एक लेकर के रखे तो हम लोग लाइकेन की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लाइकेन की बात करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं लाइकेन हमारा क्या है। तो लाइकेन जो हमारा होता है मेरे भाई, ये जैव सूचक के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ये हमारा जैव सूचक होता है, यानी कि बायो इंडिकेटर होता है। ये बात हमने आपको कई बार बोला है, इसको आप ध्यान भी रखेंगे। बायो इंडिकेटर हमारा होता है, जैव सूचक होता है। और आपको मैंने बताया था कि लाइकेन की अगर बात करते हैं मेरे भाई, SO2 पोल्यूशन के लिए सुग्राही होता है, या SO2 पोल्यूशन जहां पर होगा वहां पर लाइकेन का ग्रोथ नहीं होता है। SO2 पोल्यूशन के लिए ये सेंसिटिव होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऐसे SO2 पोल्यूशन के लिए कैसा होगा, सेंसिटिव होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप इस उम्र में अगर आप मस्ती नहीं करेंगे तो आप कब करेंगे? बुढ़ापे में करेंगे। इसलिए जो करना है कर लीजिए। लाइकिन को जैव सूचक कहते हैं, बायो इंडिकेटर कहते हैं, और लाइकिन सल्फर डाइऑक्साइड्स पॉल्यूशन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होता है। जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड हमारा होगा वहां पर ध्यान रखना मेरे भाई, लाइकेन का ग्रोथ नहीं होता है। और दूसरी बात हम लोग जानते हैं, ये लाइकेन जो हमारा होता है, लाइकेन की बात करते हैं तो लाइकेन हमारा कैसे बनता है? तो लाइकेन कहने का मतलब है ये शैवाल और कवक का सम्मिलित रूप होता है। शैवाल और कवक की अगर हम बात करते हैं तो शैवाल और कवक का सम्मिलित रूप होता है। अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो शैवाल और कवक का सम्मिलित रूप हमारा क्या होगा? कहेंगे शैवाल और कवक का यहां पर सम्मिलित रूप की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना, शैवाल और कवक का जो सम्मिलित रूप हमारा होता है उसी को लाइकेन कहते हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर आपसे पूछा गया है लाइकेन वायु प्रदूषण विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अच्छे संकेतक होते हैं। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। कारण आप देख लीजिए, असर्शन तो आप देख लीजिए, कारण देख लीजिए। लाइकेन शैवाल और कवक के बीच में सहजीवी संबंध को बताता है, बिल्कुल सही बात है। शैवाल और कवक के बीच में सहजीवी संबंध होता है। शैवाल क्या करता है? भोजन बनाता है, इसका मतलब ये भोजन बनाता है। और कवक क्या करता है? घर बनाता है। तो ये शैवाल को रहने का जगह देता है कवक, तो कवक को क्या करता है? शैवाल खाना देता है। ये भोजन बनाता है, ये घर बनाता है, तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देता है। इसका मतलब जब दोनों को मेरे भाई बेनिफिट होगा तो इसको सहजीवी संबंध कहते हैं। ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं, और इसी को हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, इसी को म्यूचुअलिज्म कहते हैं, इसी को सिम्बायोसिस रिलेशन कहते हैं, सब आप कह सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। इसका मतलब मेरे भाई ये स्टेटमेंट हमारा ये भी सही है और ये भी हमारा सही है, दोनों हमारा सही होता है। दोनों के दोनों हमारे क्या कि यहां पर सही, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर करेंगे तो आप सीधा कहेंगे सर दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या होगा कि यहां पर हमारा सही है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये असर्शन का ये जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। दोनों अलग अलग तरीके से हमारा सही है, इस बात को ध्यान रखना। जब दोनों अलग अलग तरीके से सही है तो कथन और कारण दोनों सही है, दोनों हमारे सही है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन कारण की अगर बात करते हैं ये कथन का सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? तो बी आप करेंगे राइट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? तो बी करेंगे करेक्ट। ये नहीं होगा मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। बोर के परमाणु मेडल के संबंध में आपको बताना कि कौन सा कथन हमारा मान्य है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना कि बोर का जो एटॉमिक मॉडल हमारा ये सिंगल स्पेक्ट्रम के लिए हमारा होता है। बोर का जो परमाणु मॉडल हमारा है ये सिंगल स्पेक्ट्रम के लिए हमारा वैलिड होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये सिंगल स्पेक्ट्रम के लिए, सिंगल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, सिंगल स्पेक्ट्रम के लिए वैलिड होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये सिंगल स्पेक्ट्रम के लिए हमारा वैलिड होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। और सिंगल स्पेक्ट्रम के लिए ही वैलिड होता है। तो यहां पर कह रहा है केवल हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन प्रजाति के स्पेक्ट्रम के लिए व्याख्या करता, सिंगल यहां पर प्रजाति की व्याख्या करता, सिंगल स्पेक्ट्रम की अगर बात करते स्टेटमेंट इसका सही, इस बात को ध्यान रखना। यह हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत को, यह हमारा
फॉलो नहीं करता है और इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में ये घूम सकता है। किसी भी कक्षा की बात कर दिया मेरे भाई, नहीं, इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो किसी एक पर्टिकुलर कक्षा में घूमेगा और एक निश्चित एनर्जी के साथ घूमेगा। ये स्टेटमेंट है बोर्स का। तो स्टेटमेंट मेरे भाई यहां पर किसी लिख दिया इसलिए गलत है, ये दोनों गलत है, पहला सही। आगे चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामान्यतः आयनिक यौगिक के द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। तो आयनिक कंपाउंड के बारे में आप जानते होंगे और हमने आपको कई बार बताया है। आयनिक कंपाउंड जो हमारा होता है, ये जो आयनिक कंपाउंड हमारा होता है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना किसके किसके बीच में बनता है। तो आयनिक कंपाउंड के लिए हम लोग कहते हैं कि धातु और अधातु के बीच में जो बॉन्ड बनता है उससे हमारा धातु और अधातु की हम बात करते हैं। एक धातु होना चाहिए और दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, अधातु होना चाहिए। तो धातु और अधातु के बीच में हमारा क्या बनता है, कहेंगे यहां पर धातु और अधातु होगा। तो हमारा जब भी हमारा आयनिक कंपाउंड को देखते हैं तो उसमें एक धातु दूसरा अधातु होता ही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आयनिक कंपाउंड जो होता है मेरे भाई सबसे मजबूत बॉन्ड इसमें बनता है। इसमें सबसे क्या बनेगा, तो कहेंगे सबसे मजबूत बॉन्ड बनता है। ये बात आपको, सबसे मजबूत बंधन का यहां पर निर्माण होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना ये गलित अवस्था में, किस अवस्था में, तो गलित अवस्था में ये विद्युत धारा का हमारा संचरण, सॉरी गलित अवस्था में ये क्या करता है, तो कहेंगे ये गलित अवस्था में विद्युत धारा का ये संचरण करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। विद्युत धारा का सुचालक होता है, गलित अवस्था में विद्युत धारा का सुचालक होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आप कहेंगे सर गलित अवस्था में विद्युत धारा का ये सुचालक कैसे होगा, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, गलित अवस्था में आयंस में टूट जाएगा, आयंस में टूटेगा तो हम कहेंगे आयंस में जब टूटेगा तो धातु पर प्लस और धातु पर माइनस हो जाएगा और विद्युत धारा का प्रवाह कर देता है। इसलिए ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता, ये गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करता है, इस बात को ध्यान रखना। और आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका कैसा होता है, उच्च होता है, इसका ये हाई होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, आपको ध्यान रखना। और यह हमारा क्या होगा, तो पानी के अंदर जल में हाईली हमारा सॉल्युबल होता है, धातु को ध्यान रखें, सॉल्युबल होगा तभी तो आयंस में टूटेगा, आयंस में टूटेगा तभी तो विद्युत धारा का प्रवाह करेगा। तो आप कहेंगे मेरे भाई ये जल में कैसा होगा, कहेंगे ये जल में विलय होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये जल में विलय होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपसे बोला गया कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, जल में विलयता होती है, जल में तो सॉल्युबल होता है हमारा, ठोस अवस्था में कह रहा है कि विद्युत का चालकता होता है, ठोस अवस्था नहीं गलित अवस्था में होता है, ये गलत है और गलत पूछ रहा है तो यही आंसर करेंगे। इसका क्वथनांक और गलनांक जो है उच्च होता है, ये स्टेटमेंट आपका सही है, ये सही स्टेटमेंट है। तो मेरे भाई एक स्टेटमेंट गलत था और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर गलत कौन सा, कहेंगे बी हमारा गलत है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला दे रखा है हमारा, इसके बारे में तो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। आर्टरी की बात करते हैं तो आर्टरी में क्या होता है, तो आर्टरी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, जहां पर हम लोग आर्टरी की बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। या आर्टरीज को हम लोग धमनी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और अगर धमनी की अगर हम बात करते हैं तो धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, इस बात को ध्यान रखें। धमनी में शुद्ध रक्त का यहां पर प्रवाह होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो धमनी होती है, धमनी मोटा होता है, इस बात को ध्यान रखना। धमनी कैसा होता है, कहेंगे ये मोटा होता है, और ये मोटा होता है तो धमनी का ब्लड प्रेशर भी हमारा क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है इसका हाई होता है, इसका ब्लड प्रेशर उच्च होता है। लेकिन यहीं पर अगर हम वेन्स की बात करते हैं, और वेन्स को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में सीरा कहते हैं। अगर हम सीरा की बात करें तो आपको ध्यान रखना ये अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, ये अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, ये सभी लोग आप लोग जानते होंगे। दूसरी बात मेरे भाई ये कैसी होती थी, ये पतली होती, इस बात को ना, वेन तो पतली ही होती, इस बात को ध्यान रखना। और इस पतली है तो इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट भी, सॉरी इसके अंदर ब्लड प्रेशर भी हमारा क्या होता है, यहां पर कम होता है, इसका ब्लड प्रेशर कम होता है हमारा। तो अब आप यहां पर देख लीजिए, कहता है ये एसरसन कह रहा है कि धमनी जो है आमतौर पर मोटी होती है और इसकी लचीली दीवारें होती है, ये बिल्कुल सही है। ये धमनी कैसा होता है, मोटी होती है, आर्टरी मोटी होती है और लचीली होती है। दूसरा कह रहा है कि जबकि सीरा की बात करते हैं तो सीरा की पतली दीवारें होती है, और मेरे भाई स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, तो एसरसन हमारा सही है। रीजन यहां देख लीजिए, धमनी को हृदय से उच्च, धमनी की बात कर रहा है, धमनी को हृदय से उच्च दाब वाले रक्त को शरीर में बाकी हिस्सों में भेजने का काम करता है। जाहिर सी बात है कि हमारे धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और उसके अंदर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है और पूरे शरीर में ब्लड को वो भेजने का काम करता है। दोनों स्टेटमेंट हमारा यहां पर क्या है, तो कहेंगे यहां पर सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। और जो रीजन है वो हमारा एसरसन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का जो ए आंसर होगा वो आपका क्या होगा, तो कहेंगे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है, कह रहा किसी आधार के चारों ओर
प्रतान की कुंडली, प्रतान कहने का मतलब आप समझते हैं मेरे भाई, प्रतान की कुंडली बोला के रूप में लिपटना, प्रतान की कुंडली के रूप में लिपटना आप देखते होंगे लत्ती वाले पौधे में ऐसा देखने को मिलता है, जितने भी लत्ती वाले पौधे होते हैं उसमें देखने को मिलता है। तो मेरे भाई लत्ती वाला जो पौधा होता है, लत्ती वाला जो पौधा होता है उसमें आप देखिएगा, लत्ती वाले पौधे में देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि लत्ती वाले पौधे में अगर देखिएगा तो इसमें इस तरीके से हमारा स्पाइरल बेंडिंग होता है और इसी के सहारे हमारा लत्ती वाला पौधा क्या करता है, ऊपर की ओर आगे की ओर बढ़ता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहां पर स्पर्शानुवर्तन के नाम से जानते हैं। स्पर्श करके इसके अंदर हम लोग इसको पकड़ करके तभी आगे की ओर बढ़ता है। जनरली आप मटर के पौधे को देख लीजिए या फिर आप नेनुआ वगैरह का जो पौधा देखते होंगे, जो लत्ती वाला पौधा होता है, दूसरे के सहारे वो अगर आगे की ओर ऊपर बढ़ता है तो वो ऐसे करके हमारा स्पाइरल बनाता है और ये कुंडली बनाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसी कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो इसी को हम लोग टेंड्रिल के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग टेंड्रिल कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, लत्ती वाले पौधे में ऐसा होता है और इसको हम लोग कहते हैं क्या, तो स्पर्शानुवर्तन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। डॉपलर्स प्रभाव के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो मेरे भाई डॉपलर्स प्रभाव जो हमारा होता है ये ध्वनि में भी होता है और प्रकाश में भी होता है। तो ध्वनि में दिख जाता है, प्रकाश में ये नहीं दिखता। प्रकाश को हम लोग स्टडी करके बताते हैं, वेवलेंथ के हिसाब से हम लोग बताते हैं। लेकिन एक बात ध्यान लीजिए, डॉपलर्स इफेक्ट हमेशा आवृत्ति में अंतर के कारण आता है। जैसे आप यहां खड़े हैं, आपके तरफ अगर ट्रेन आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी साउंड की, आपसे दूर जा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ध्वनि में हमारा इसमें हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी में अंतर के कारण ऐसा होता है। और प्रकाश में भी हम लोग जानते हैं, जो प्रकाश हमारा होता है उसमें भी वेवलेंथ में अंतर होगा, वेवलेंथ में अंतर होगा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में अंतर होगा। तो उसके कारण भी हमारा होता है, कोई देखिएगा तारा ज्यादा टिमटिमाता है, कोई तारा कम टिमटिमाता है, उसके कारण ही हमारा होता है। तो ये बात तो हम लोग श्योर है मेरे भाई कि ध्वनि और प्रकाश दोनों में ये तरंग हमारा लागू होता है। बिल्कुल सही बात है कि हमारा डॉपलर्स इफेक्ट जो होता है ध्वनि और प्रकाश दोनों में काम करता है। दूसरी बात, जब स्रोत की बात करें, श्रोता की ओर बढ़ता तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अगर हम खड़े हैं तो हम श्रोता हैं सुनने वाले, और जो आ रही है ट्रेन वो स्रोत है, तो हमारी तरफ आएगी तो उसकी आवाज बात काफी लाउड होती है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। स्टेटमेंट सही है। हमसे दूर जाएगी इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इस डॉपलर्स इफेक्ट के कारण हम लोग क्या करते हैं, ब्रह्मांड के विस्तार को मापने के लिए, जाहिर सी बात है मेरे भाई, फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उसका ब्रह्मांड के विस्तार को भी मेजरमेंट हम लोग करते हैं। ये तीन बात आपको ध्यान रखना है और ऐसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे 1 2 3 आपका करेक्ट होगा और डी आंसर आप लिख लीजिए। आगे चलते हैं। अगला, ऑक्सीकरण के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है ये बताना है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, जितने भी मुक्त तत्व हमारे होते हैं, जिसको हम लोग मुक्त तत्व के नाम से हम लोग जानते हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल में इतने सारे तत्व हैं, जो कि 118 को तत्व आपको पता होगा, और 118 तत्व हमारे किस अवस्था में, मुक्त अवस्था में है। और 118 तत्व अगर हमारा मुक्त अवस्था में तो उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। तो मेरे भाई आप अगर यहां पर हम कह सकते हैं, नहीं तो ऐसे समझिए इसको, अगर मुक्त तत्व की बात कर रहा है ऐसे समझिए मेरे भाई, मुक्त तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे हमारा सिंपल क्लोरीन है तो ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। मुक्त तत्व की बात करते हैं, रिएक्शन में अगर भाग लेता है तो मुक्त तत्व अगर हमारा जैसा भी होगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो कहेंगे 0 होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक आयन में सभी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का जो योगफल होगा आवेश की, वो बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं कहीं पर आपको ऐसा लिखा हुआ है, कहीं पर आपको ऐसा लिखा हुआ है, यहां पर मान लेते हैं कि Mg2+ लिखा हुआ है, इसका मतलब है मेरे भाई इसका जो ऑक्सीकरण संख्या वो +2 है। तो जो भी इस पर आवेश होगा वही उसका ऑक्सीकरण संख्या हमारा हो जाता है, वही उसके आवेश के बराबर हो जाता है। ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, ये दोनों हमारा सही है। आगे कहता है कि सभी ज्ञात यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। मेरे भाई यहां पर सभी ज्ञात यौगिक में लिखा तो गलत है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है, यहां पर अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं, H2 यौगिक की O2 की बात करते हैं, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम कहते हैं। इसको क्या कहेंगे मेरे भाई, तो इसको हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। ये हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। सोडियम पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अगर बात कर लेते हैं आप, तो आपको ध्यान रखना, अगर इसमें ऑक्सीकरण संख्या अगर ऑक्सीजन का हम निकालना चाहते हैं तो हम ऑक्सीजन को यहां पर 2x कह देंगे, जिसका निकालेंगे उसको x, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 2 x, तो 2x हो गया। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है मेरे भाई, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है, और 2 से गुना तो ये +2 बराबर 0 करेंगे। तो बताइए यहां से हमारा कितना हो जाएगा, x के वैल्यू -1 आ गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं मेरे भाई, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है वो चलेगा, लेकिन हर एक यौगिक में जो ऑक्सीजन होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 का, ये बिल्कुल गलत है। आपको मैंने दिखा दिया कि कहां पर इसका ऑक्सीजन हमारा क्या है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रकार का यौगिक है, और इसके लिए ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन का कितना होगा, कहीं -1 हो गया। यहां कह रहा कि सबका -2 ही होगा, ये स्टेटमेंट गलत है, और आपको गलत ही ढूंढना था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला, एक लंबा और एक छोटा मटर के पादपों के बीच में संस्करण कराना है, और आपको बताना है मेरे भाई कि संतति के सभी लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुए
तो बताइए ऐसा हमारा क्या होगा। तो मेरे भाई हम सीधा कहेंगे कि जब हम लोग यहां पर मेंडल की अगर बात करते हैं, मेंडल ने क्या किया, यहां पर लंबा पौधा लिया, जिसको लंबा पौधा को टी से दिखाया, कैपिटल टी से, बौना पौधा को स्मॉल टी से दिखाया। इन दोनों में क्या किया, तो ये उन्होंने क्रॉस करा दिया। जब क्रॉस करा तो मेरे भाई ये गैमेट्स में टूटा, और गैमेट्स में टूटा तो ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, ये भी गैमेट्स में टूटा तो ये स्मॉल टी हमारा बन गया। अब इसके बाद इसको क्रॉस करा दीजिए, तो इसका इसके साथ करा दीजिए तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। फिर इसी का इसके साथ करा दीजिए तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। अब इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर हम लोग चलते हैं, कहेंगे इसका इसके साथ कराइए तो कहेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। फिर इसका इसके साथ करा दीजिए तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। अब मेरे भाई कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका मतलब एक लंबा एक बौना, एक लंबा एक बौना, एक लंबा एक बौना, एक लंबा एक बौना है। और हम लोग जानते हैं कि जो लंबा होता है वो हमारा प्रभावी होता है और जो बौना होता है हमारा अप्रभावी होता है। इसका मतलब है मेरे भाई इसमें हम कह सकते हैं कि सभी पौधे होंगे, सभी पौधे कैसे होंगे, तो सभी पौधे लंबे होंगे, इस बात को ध्यान रखना। सभी पौधे कैसे होंगे, तो यहां पर लंबे होंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो लंबापन जो एक प्रभावी लक्षण इसमें दिखा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। बौनापन प्रभावी लक्षण नहीं होगा, यहां लंबापन एक अप्रभावी लक्षण नहीं होगा, यह गलत आपको दे रखा। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाएंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई। अगला कह रहा है कि कौन सा कथन जो है जैव निम्नकरणीय, बायोडिग्रेडेबल और गैर निम्नकरणीय, जिसको नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक के बीच में सही अंतर को बताता है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि अगर बायोडिग्रेडेबल की बात करते हैं, जिसको आप बायोलॉजिकली सराग ला सकते हैं, जिसको बैक्टीरिया वायरस सराग ला सकता है, उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो हम लोग खाते पीते हैं, कचरा करके छोड़ देते हैं, देखिएगा मेरे भाई बैक्टीरिया उसको सराग ला देता है, उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। लेकिन ऐसे भी पदार्थ जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, उसको बैक्टीरिया कुछ नहीं कर पाता, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारा पदार्थ होता है। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, कह रहा है जैव निम्नकरणीय पदार्थ, जैव निम्नकरणीय प्रदूषक हमेशा हानिरहित होते हैं। इसका मतलब मेरे भाई आप ये कह सकते हो कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, तो यहां पर सही है, प्रदूषक के बीच में सही अंतर के बारे में यहां पर कह रहा है। ठीक है, तो जैव निम्नकरणीय जो प्रदूषक आपके होंगे, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, तो हम लोग यहां पर ऑर्गेनिक वेस्ट को लेकर के चलेंगे। यहां जैव निम्नकरणीय जो प्रदूषक हो, इसको हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट के रूप में हम लोग देखते हैं। ये हमारा कैसा, तो कहेंगे यहां पर ऑर्गेनिक वेस्ट के रूप में देखते हैं। तो ये हमेशा हानिरहित होता है। क्या ये दोनों के बीच में सही अंतर पैदा कर पा रहा है? अगला कहता है कि गैर जैव निम्नकरणीय प्रदूषक को सूक्ष्म जीव के द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है। यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है मेरे भाई। केवल जैव निम्नकरणीय प्रदूषक ही जैव आवर्धन का कारण बनता है। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना। बायोमैग्निफिकेशन हम किसको कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन आप जमा करते जा रहे हैं, जमा करते जा रहे हैं, जमा करते जा रहे हैं, जमा करते रहे, जमा होते चला गया, इसको बायोलॉजिकली आप सरा गला नहीं सकते हैं। ये चीज हमारा, इनमें दोनों चीज शामिल हो सकता है। इसमें बायोमैग्निफिकेशन की बात अगर हम करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, उसमें ऑर्गेनिक भी हो सकता है, जैव भी हो सकता है और अजैव भी हो सकता है हमारा। और आपसे पूछा गया कि दोनों के बीच में सही अंतर जो है वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका दे रखा है, कितना नंबर क्वेश्चन है? 32 नंबर क्वेश्चन आपका है। और 32 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका दे रखा है, इसमें से आंसर जो आपका 32 नंबर का दिया है, ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर दे रखा है। अंतर पैदा करता है। मेरे भाई कहने का मतलब यह है, इसमें से आपको यह ध्यान रखना है कि सही अंतर कौन स्पष्ट कर रहा है, यह कह रहा है। तो जैव निम्नकरणीय प्रदूषक हमेशा हानिरहित होता है। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो हमेशा हानिरहित होता है, ये आपको उतना ज्यादा इतना बढ़िया अंतर स्पष्ट नहीं देता है। लेकिन अगर आप इसको अगर पढ़ते हैं तो ये कंप्लीट रूप से अंतर स्पष्ट को बताता है। क्यों? क्योंकि जो गैर जैव निम्नकरणीय प्रदूषक होते हैं वो सूक्ष्म जीव के द्वारा विघटित, बैक्टीरिया के द्वारा वो हमारा नहीं सड़ता गलता है। ये हमारा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, सबसे बढ़िया हम कह सकते हैं सही अंतर को बताता है। इसके द्वारा हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रदूषक का कारण हमारा जैव भी हो सकता है और अजैव भी प्रदूषक हमारा होता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। लेकिन ये स्टेटमेंट पूरा यहां पर कह रहा है कि इसको आप बैक्टीरिया के माध्यम से सरा गला नहीं सकते हैं, जबकि आप बैक्टीरिया के माध्यम से जैव को सरा गला सकते हैं। यह अंतर स्पष्ट को बताता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी दे रखा है। यहां केवल गैर लिख करके मेरे भाई ये गलत कह दिया है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जैव अजैव दोनों होगा। तो आपको ध्यान रखना है, यह हमेशा हानिरहित की बात कर रहा है मेरे भाई। जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उससे भी हम कहते हैं क्या होता है, उससे कहते हैं कि हमारा क्या होगा कि वहां पर पॉल्यूटेंट्स हमारा होता है, हार्मलेस, वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ये दोनों इसलिए हमारा गलत है, ये आंसर हम लोग करेंगे, दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट को बताता। अगला थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की अगर बात करते हैं तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की बात करते हैं। यहां पर फ्यूजन
फ्यूजन लिखा हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि इसी प्रिंसिपल पर हमारा कौन करता है, हाइड्रोजन बम काम करता है। और हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं, अगर हम हाइड्रोजन बम की अगर बात करें, किसकी बात करें, अगर हम हाइड्रोजन बम की अगर बात करते हैं तो याद रखना बीपीएससी में क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा है, लेकिन पूछने की संभावना ज्यादा है। तो हाइड्रोजन बम हमारा होता है नाभिक के संलयन के अभिक्रिया पे काम करता है। ये किस पर काम करता है, नाभिक के संलयन अभिक्रिया पे काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। नाभिक के संलयन अभिक्रिया होती है जिसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर ध्यान रखना मेरे भाई, याद कैसे रखना, हाइड्रोजन में H को अगर U की तरह अगर देख रहे हैं तो फ्यूजन में भी आपको U होगा, इसका मतलब ये हमारा सही है। तो यहां पर आपसे पूछा गया फ्यूजन रिएक्टर की बात कर रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन बम ही हमारा उस पर काम कर सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसी का एक एग्जांपल हमारा इस तरीके से हो सकता है। आगे चलते हैं। अगला दे रखा है कि साबुन कठोर जल में प्रभावी ढंग से काम नहीं करता। जाहिर सी बात है मेरे भाई, अगर कोई साबुन की बात करते हैं जो कठोर जल होता है, इसमें हार्डनेस होता है, उसके साथ झाग आसानी से नहीं छोड़ता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। अगला कहता है कि कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ अघुलनशील अवक्षेप हमारा होता है। ये स्टेटमेंट सही है मेरे भाई। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर आप ए करेंगे, दोनों आपके आंसर्स करेक्ट होंगे। जो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तो ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है मेरे भाई यहां पर क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समस्थानिक के बारे में हमारा सही है। समस्थानिक समभारिक के लिए सही है, तो समस्थानिक के परमाणु क्रमांक समान होगा, द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा। ये स्टेटमेंट तुम्हारा इसके लिए सही है, ये स्टेटमेंट तो हमारी सही है मेरे भाई। समभारिक के रासायनिक गुण समान होते हैं, तो समभारिक के रासायनिक गुण नहीं है, समभारिक के मेरे भाई भौतिक गुण समान होते हैं। ये गलत है, भौतिक गुण समान होते हैं। भौतिक गुण कहने का मतलब क्या होता है, भौतिक गुण का कहने का मतलब द्रव्यमान संख्या, रासायनिक गुण कहने का मतलब है हमारा परमाणु संख्या की बात करते हैं। तो ये हमारा समस्थानिक के भौतिक गुण उल्टा लिख दिया है, समस्थानिक का रासायनिक गुण होगा और समभारिक का भौतिक गुण समान होता है, ये उल्टा लिख दिया, इसलिए गलत। आंसर करेंगे ए। नेक्स्ट आगे मेरे भाई बढ़ते हैं। आगे आपको दिख रहा होगा ये मैथ और साइंस का जो टेस्ट आपका चल रहा है, आज आप कितना नंबर टेस्ट दे रहे हैं, 136 नंबर टेस्ट आपका चल रहा है और उसका डिस्कशन चल रहा है। तो जिसको भी चाहिए सेट 121 से 140 तक का सेट का टेस्ट आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाकर के देखेंगे, तो टेस्ट का एक फोल्डर है, वहां से बैच को आप परचेज कीजिए। डेली टेस्ट आप दीजिए, अगर ऑफलाइन नहीं दे पाते हैं तो ऑनलाइन दीजिए टेस्ट आप, और ऑनलाइन जब टेस्ट दीजिएगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम कहां गलती कर रहे हैं कहां नहीं कर रहे हैं, तब एनालिसिस में अगर भाग लेते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट देखेगा। इसलिए टेस्ट जो है आप मोबाइल से भी परचेज करके, लैपटॉप से भी परचेज, लैपटॉप में भी आप टेस्ट दे सकते हैं, मोबाइल में भी टेस्ट दे सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये टेस्ट आपको मिल जाएगा, ध्यान रखना इसका विथ डिस्कशन आपको वहां से मिलेगा। 40 क्वेश्चन का आपका सेट रहता है और टोटल 20 सेट आपको मिलेगा, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका चल रहा है उसके हिसाब से। आगे क्वेश्चन हमारा ऑक्सीजन हार्मोन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, ये पूछा गया है मेरे पे। हम सभी लोग जानते हैं ये जो ऑक्सीजन हमारा हार्मोन होता है, ऑक्सीजन हार्मोन की अगर हम बात करते हैं, ये तो प्लांट हार्मोन है। ऑक्सीजन हार्मोन हमारा कैसा हार्मोन, तो कहेंगे प्लांट हार्मोन होता है। ये कैसा हार्मोन है मेरे भाई, तो ये प्लांट हार्मोन हमारा होता है और पौधे को प्रकाश की दिशा में लेकर के जाता है। तो ऑक्सीजन हार्मोन की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो ये ऑक्सीजन जो हमारा होता है, आपको ध्यान रखना, ये जो ऑक्सीजन हमारा हार्मोन होता है ये नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली भी इसको बनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, अगर ये प्राकृतिक रूप से अगर इसको आप देखना चाहते हैं, अगर आप प्राकृतिक रूप से अगर इसको देखते हैं तो इसका नाम प्राकृतिक रूप से हमारा होता है इंडोल एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। IAA हम लोग कहते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड कहते हैं, इसको IAA कहा जाता है। लेकिन अगर इसको कृत्रिम रूप से अगर देखना चाहते हैं, कृत्रिम तरीके से इसका जब बनाया गया तो कृत्रिम तरीके से इसका नाम क्या रख दिया गया मेरे भाई, तो हम सीधा कहेंगे कृत्रिम रूप से अगर आप देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं नेप्थलिक एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको NaA के नाम से हम लोग जानते हैं। तो नेप्थलिक एसिड बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसको हम लोग इंडोल एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये हमारा प्राकृतिक रूप से ये नाम होता है, ये कृत्रिम तरीके से इसका नाम होता है, ऑक्सीजन का ही नाम हमारा है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि जो ऑक्सीजन हमारा होता है ये खरपतवार नाशी भी, इस बात को ध्यान रखना, ये खरपतवार नाशी भी होता है, ये खरपतवार नाशी में भी इसका इस्तेमाल होता है। और खरपतवार नाशी में हम कहते हैं 2,4-D तो हमारा होता है, 2,4-D की अगर बात करते हैं खरपतवार नाशी ही होता है। तो मेरे भाई इस ऑक्सीजन हार्मोन का उदाहरण कौन सा, IAA तो होगा, इंडोल एसिटिक एसिड प्राकृतिक रूप से अगर देखते हैं इसका नाम है। दूसरी बात 2,4-D खरपतवार नाशी भी हमारा होगा, ये भी सही है। लेकिन ABA जो आप देख रहे हैं ये क्या है, तो मेरे भाई एसिटिक, ये आपका एब्सिसिक एसिड के बारे में आप जानते होंगे कि ये जो हमारा एब्सिसिक एसिड हमारा होता है ये भी प्लांट हार्मोन है। ये भी लगता है कि एसिड है लेकिन ये होता है हार्मोन, इस बात को ध्यान रखना। ये प्लांट हार्मोन है, लगता है कि एसिड है लेकिन ये एसिड है नहीं, ये हार्मोन है मेरे भाई, और इसी का नाम होता है ABA।
ए, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा एब्सिसिक एसिड से रिलेटेड है, और एब्सिसिक एसिड क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। इस बात को आप सभी जो जानते होंगे, प्लांट में पतझड़ कराता है। तो इसका रिलेशन मेरे भाई ऑक्सीजन के साथ नहीं है, ये हमारा एब्सिसिक एसिड यानी कि हमारा एब्सिसिक एसिड हार्मोन के साथ हमारा रिलेशन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या, सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला है फुल वेव रेक्टिफायर की अगर बात करते हैं, ये 12th का चीज आपका है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड्स हमारा इस्तेमाल होता है। कितने डायोड यूज होंगे मेरे भाई, इसमें 2 डायोड का इस्तेमाल होता है। ज्योमेट्री देखिएगा तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। आगे चलते हैं। कुछ धातु जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, जिंक, कुछ धातु बोला है जिसमें हमारा एल्युमिनियम है, जिंक है, हमारा लेड है और बेरिलियम की बात करते हैं। अगर ये धातु ऑक्सीजन के साथ अगर क्रिया करता है तो ऑक्साइड्स का निर्माण करता है। और इन ऑक्साइड्स की प्रकृति कैसी होती है, उभयधर्मी होता है। मेरे भाई हम लोग जानते हैं, जनरली हम लोग को ध्यान रखना है कि जो धातु, कोई भी धातु के जो ऑक्साइड होंगे, धातु अगर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। लेकिन और दूसरा बात भी जानते हैं कि जितने भी अधातु हमारे होंगे, अगर वो धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करे तो धातु का ऑक्साइड बनेगा, और अधातु का ऑक्साइड कैसा होगा, कहीं अम्लीय हो जाता है। तो मेरे भाई मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए कि ऑ फॉर अधातु होता है और ऑ फॉर हमारा अम्लीय होता है। याद रखने के लिए ये अगर क्लियर होता है, ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे हैं जिसको हम उभयधर्मी के नाम से हम लोग जानते हैं, और उभयधर्मी कहने के मतलब एम्फोटेरिक कहते हैं, और उभयधर्मी हम उसको कहते हैं जिसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण पाया जाता है। इसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें अम्ल तथा क्षार दोनों का गुण होता है, दोनों का गुण होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और इसके एग्जांपल मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। जैसे एल्युमिना की बात करते हैं, Al2O3 हमारा एल्युमिनियम का ऑक्साइड्स बनेगा। एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड्स बनाएगा। लेड अगर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया, लेड ऑक्साइड बनाएगा। जिंक अगर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया, जिंक ऑक्साइड्स बनाएगा। और बेरिलियम अगर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया, बेरिलियम ऑक्साइड्स बनाएगा। ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ये वो एग्जांपल है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसका मतलब है मेरे भाई हम सीधा कह सकते हैं ये वो तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड तो बनाएगा, लेकिन वही ऑक्साइड्स उभयधर्मी होगा, जो हमारा एसिडिक भी होगा और जो हमारा कैसा तो बेसिक भी होगा, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति का हमारा होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क के भागों में अनेक कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेरे भाई जो हमारा प्रमस्तिष्क, जिसको हम लोग सेरेब्रम कहते हैं, हमारे फोर ब्रेन का पार्ट होता है। इससे सोचने समझने की शक्ति मिलती है और हमारे ऐच्छिक क्रिया को यह कंट्रोल करता है। कितनी बार बता चुके हैं आपको। सेरेबेलम हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट हो, जब पीछे मस्तिष्क का भाग होता है, और ये सबसे बड़ा भाग, ये सबसे छोटा भाग होता है। ये शरीर की मुद्रा, शरीर को संतुलित अवस्था में लाता है, इस बात को ध्यान रखना। और इसी तरीके से मेरे भाई हमारे हाइंड ब्रेन का एक और पार्ट ही, ये हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है, अगला ब्रेन का पार्ट है, ये सबसे बड़ा भाग होता है। ये दोनों हमारा क्या है, तो कहेंगे हाइंड ब्रेन पीछे वाले मस्तिष्क का भाग होता है। तो ये हमारा क्या करता है, सेरेबेलम सबसे छोटा भाग होगा, ये शरीर को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लांकाटा अनैच्छिक क्रियाएं जितने भी हमारे शरीर में जो हमारे इच्छा अनुसार नहीं होता, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा दिल की धड़कन अपने आप धड़कते रहता है, सांस आप हमेशा लेते रहते हैं, ये सब अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करने का काम करता है। तो मेरे भाई ये ऐच्छिक क्रिया कंट्रोल करेगा, ये अनैच्छिक क्रिया कंट्रोल करेगा। दूसरी बात, ये इसका काम होता है मेरे भाई शरीर को संतुलित बनाए रखता है। चलो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, 1 2 3 तीनों करेक्ट होगा और ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कई बार इसके बारे में बता चुके हैं। आज का मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके जाइएगा। लास्ट क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, बताइए। एक चिकित्सक के द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह मापते हैं। कहता है परिघटना किस पर आधारित होता है, सॉरी हृदय की धड़कन मापते हैं। स्टेथोस्कोप से हम लोग हृदय की धड़कन को मापते हैं, और हृदय की धड़कन में आला जो लगाया जाता है जिसको स्टेथोस्कोप कहते हैं, साउंड सुनते हैं, उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, लबडब आपको आवाज सुनाई देता है। दिल की धड़कन की बात करते हैं, आप मेरे भाई सीधा कहोगे उसमें ध्वनि तरंग का क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, और इसी प्रिंसिपल पर हमारा वो काम करता है। तो चलिए आज का जो डिस्कशन है आपका यहीं पर होता है एंड। तो मेरे भाई कुल मिलाकर के आज 136वां नंबर सेट का डिस्कशन आपका होता है यहीं पर एंड, और हम लोग मिलते हैं फिर कल के डिस्कशन में। आज के लिए इतना ही, लेकिन सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि मस्त तरीके से एंजॉय करिए, मस्त तरीके से पढ़िए, जितना पढ़िए, और डेली इस सेशन को तो छोड़िए नहीं। और आपको कितना भी काम लग जाता है, इस सेशन को नहीं छोड़ना है, जो डेली 40 क्वेश्चन का आपका होता है। सभी लेवल के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। अगर कोई पीजीटी लेवल का क्वेश्चन होता है तो हमको लगता है कि छांटने वाला, तो उसको छोड़ देते हैं, और जो आपके काम का वो हम जरूर आपको बताते हैं। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है आपका यहीं पर होता है। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, लेकिन सभी लोग सेशन को जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले डिस्कशन में कल कितने बजे, 7 बजे शाम में। बहुत बहुत धन्यवाद। अमरजीत का सर का जो डिस्कशन है आपका आज और कल 2 दिन नहीं होगा, क्योंकि सर को
अर्जेंट कोई काम पड़ गया, सर को घर जाना पड़ा, इसलिए आप लोग वेट नहीं करेंगे और अपने पढ़ाई में लीन हो जाइए, पढ़िए मस्त तरीके से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले डिस्कशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।